हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अनअकैडमी के यूपी बोर्ड चैनल पे। डियर लर्नर, मैं हूं आपका एजुकेटर शंभू कुमार मेरा नाम है और मैं आपको मैथ और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया मैंने और शंभू यूपी लाइव, ठीक है, शंभू यूपी 10 लाइव मेरा रेफरल कोड है बच्चे। इस रेफरल कोड को यूज करके आप सारे फ्री क्लास, ठीक है, जितने भी फ्री क्लास होते हैं सारे फ्री क्लास पढ़ सकते हो, सारे फ्री क्लास पढ़ सकते हो। और जितने भी पेड क्लास होते हैं, सारे को आप बाय नाउ कर सकते हैं। सभी में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी क्या है न्यू इन अनअकैडमी में, व्हाट्स न्यू इन अनअकैडमी। न्यू है बच्चा पार्टी अनअकैडमी आज से डॉट का सेक्शन ओपन हो गया आप सभी के लिए। इसमें आप अनलिमिटेड डॉट पूछ सकते हो और डॉट किसी भी टाइम पूछ सकते हो, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा हाई क्वालिटी में वीडियो हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन का मैच मिलेगा बच्चे, इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेगा और साथ के साथ आपको होमवर्क भी मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आ से डॉट को कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, आ से आपका लर्निंग ओपन करना है, आ से डॉट वाले सेक्शन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी और पिक्चर जहाँ भी होगी वहाँ से आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है। जो भी पिक्चर होगी उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कैमरा से सेलेक्ट करो तो कैमरा से क्लिक कर लेना है। देन आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्पेसिफिक एरिया है उसको हाईलाइट करना है। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछना है तो इसको हाईलाइट कर लेंगे और जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आ रहा हो, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उस सब्जेक्ट के अंदर सेंड कर देना है। जल्दी आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, ठीक है। इसके अलावा बच्चे मैं बता दूँ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट है, इसका फीचर मैं बता देता हूँ। तो इसमें आप होम पे पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है बच्चे। आप मेंटरशिप के गाइडेंस में आ जाओगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं बच्चे, लाइव टेस्ट सीरीज होती है और ये बैच कोर्स होता है, यानी एक ही बैच में आपको सारा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आपको मैथ भी मिल जाएंगे, साइंस भी मिल जाएंगे, एसएसटी भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश वो भी मिल जाएगा। ये बैच कोर्स होता है। प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट सीरीज से आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ बैच चल रहे होंगे बच्चे, ठीक है, बैच चल रहे हैं और ये अनअकैडमी टेस्ट सीरीज चलती है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। जिससे आप ये पता करते हो कि हमने कहाँ तक पढ़ा है और क्या बाकी है, ठीक है। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो वह 3 मंथ का 2250 रुपया, 6 मंथ का 1500 इंटू 6 9000 और 12 मंथ का 11,1125 के अकॉर्डिंग ये हो जाता है 13,500। तो आप जितना ज़्यादा मंथ के लिए जाओगे बच्चे, प्राइस आपकी कम लगेगी। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा आप एटलीस्ट 12 मंथ के लिए जाओ तो आपकी प्राइस कम लगेगी, ठीक है। और इसमें भी आप SHK शंभू SHAMBH शंभू यूपी 10 लाइव कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। आइकोनिक क्या होता है बच्चे, आइकोनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, ठीक है, जो आपकी सारी डॉट को क्लियर करेंगे। लाइव क्लास में आपको डॉट सॉल्व कराया जाता है। हर एक वीक आपने कितनी ग्रोथ की, वीकली ग्रोथ रिपोर्ट मिलती है। अब तो पेरेंट ऐप भी आ गए बच्चे, जिसमें आप आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे। पेरेंट टीचर कनेक्ट हो सकते हैं, यानी PTM होते हैं बच्चे। स्टडी प्लानर मिलता है, अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। आइकोनिक में बात की जाए तो 3 मंथ की प्राइस की 3600 के हिसाब से 10,800 हो जाता है। अगर 6 मंथ की बात की जाए तो 2550 के हिसाब से 15,300। और यहाँ पे आप जितना भी ज़्यादा ऊपर जाओगे प्राइस आपकी कम लगेगी। और शंभू यूपी 10 लाइव कोड लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि प्लस और आइकोनिक किसी भी सब्सक्रिप्शन में ये कोड आप लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर है बच्चा पार्ट यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है, सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 10 + 5 यानी 15% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 12 या 12 से अधिक महीने के लेते हैं तो 10 + 10 यानी 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। ये वैलिड है सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए, ये CBSE के लिए वैलिड नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं बात करूँ अनअकैडमी लाइव क्लास की फीचर। तो लाइव क्लास में बच्चे आप चैट कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास चैट करने का ऑप्शन है। आपको कुछ क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन वाले मार्क पे क्वेश्चन क्लिक करके यहाँ पे सेंड कर दीजिए लिख के, या फिर आपकी इमेज है तो इसमें
आप पोल दे सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो ये सारे फीचर आपको मिल सकते हैं। आप इमोजी सेंड कर सकते हैं, आपको समझ में आ रही है, क्लाइम पे कीजिए, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। स्पेशल क्लास कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, ये वाली आपको दिख रहा होगा। इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दीजिए। देन आपसे इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपसे पूछेगा आपकी नाम, तो आप अपना नाम लिख लीजिए वहाँ पे। फिर आपसे ईमेल आईडी पूछेगा, तो ईमेल आईडी लिख दीजिए अपना। फिर आप पूछेगा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो वो स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए। देन कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि आप क्लास को सेटअप करने की, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या 6 to 12, तो आप 6 से 12 है तो 6 से 12 क्लिक कीजिए। फिर पूछेगा कि अगर आप 6 से 12 हैं तो कौन से क्लास में है, तो यहाँ पे पहले CBSE है, नीचे महाराष्ट्र बोर्ड होगा, यूपी बोर्ड भी होगा, और अलग अलग बोर्ड भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर यूपी बोर्ड 10 से है तो यूपी बोर्ड 10 सेलेक्ट कर लीजिए। आपसे पूछेगा कौन से लैंग्वेज में प्रीफर करोगे पढ़ना, इंग्लिश हिंदी और दोनों, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग एक शॉट में, सिर्फ एक शॉट में, वन शॉट में एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट की पूरी कहानी ख़त्म करने वाले हैं। एसिड बेस सॉल्ट की हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी कहानी ख़त्म करने हैं सिर्फ एक शॉट में। एक के अलावा कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको सिर्फ एक क्लास में आपको पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अम्ल भस्म लवण, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, अम्ल और भस्म लवण, ठीक है, अम्ल भस्म लवण। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और इसको बोलते हैं बेस, और इसको क्या बोलते हैं सॉल्ट, एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है। अम्ल भस्म लवण यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है। अभी हम लोग पहले अम्ल भस्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि अम्ल भस्म लवण को जगह कभी कभी बुक में आपको अम्ल क्षार या लवण भी होता है, ठीक है, अम्ल क्षार या लवण भी होता है, ठीक है। इसको एसिड और क्षार का इंग्लिश होता है अल्कली, क्या बोलते हैं अल्कली, और लवण का क्या होता है सॉल्ट, ठीक है, लवण का क्या होता है सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, ये यानी कि भस्म और क्षार में ज़्यादा का फर्क नहीं है, आगे हम लोग को डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं अम्ल और भस्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अम्ल लिख देता हूँ और इसके बगल में क्या लिख दूंगा, भस्म। अम्ल की अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसका इंग्लिश होता है एसिड, एंड इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बेस, ठीक है, सिंपल सी बात। देखो अम्ल और भस्म की परिभाषा पहले उनको गुणों के आधार पर दिया गया था, ठीक है। तो अम्ल का इंग्लिश एसिड होता है, और अम्ल की उत्पत्ति लैटिन वर्ड एसिडस से हुआ। एसिडस एक लैटिन वर्ड है, जैसे हिंदी का वर्ड होता है, इंग्लिश का वर्ड होता है, ऐसे लैटिन वर्ड है, एसिडस से हुआ, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। तो यानी अम्ल की अगर बात की जाए स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये टेस्ट वाइज सावर होते हैं बच्चे। और भस्म यानी बेस की बात की जाए तो ये टेस्ट वाइज कैसा होता है, तो ये कड़वा होता है, सिंपल सी बात है, ये टेस्ट में क्या होंगे, बीटर होंगे। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। तो यानी कि यहाँ पे लिखा है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन वर्ड एसिडस से हुआ है, जिसका मतलब खट्टा होता है, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ अगर हमें खट्टा चीज़ मिल गया, कोई भी खट्टा चीज़, लाइक यहाँ पे आपके पास संतरा मिल गया, या फिर नींबू मिल गया, या फिर इमली मिल गया, तो यानी कोई भी खट्टा चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो हम इस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि वो एसिड है। अगर हमें खट्टा लगा तो अम्ल होगा, अगर कड़वा लगा तो ये क्या होगा, भस्म होगा, ठीक है। तो यानी कि ये करेला हो गया, या फिर नीम का दातुन हो गया, जो चीज़ हमें कड़वा लगता है लाके, यानी कि ये भस्म है। धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है अम्ल, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अम्ल को उदासीन कर देता है भस्म, और लवण जल बनाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग अभी क्या जाने कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये टेस्ट जानते हैं। इसके बाद ये साइंटिस्ट आए बच्चे, इनका नाम था आर्हेनियस, ध्यान से देख लो इनकी शक्ल को, आर्हेनियस नाम था, क्या नाम था इनका, आर्हेनियस। ये आर्हेनियस आए, उसने कहा आप जो हर एक चीज़ को आप टेस्ट करके बताते हो ना, अगर खट्टा लगा तो अम्ल है, अगर कड़वा लगा तो भस्म है, ऐसा नहीं होता। आप हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए क्या होता है बच्चे, हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो अम्ल के बारे में उसने कहा, अम्ल के बारे में उसने कहा कि अम्ल वो पदार्थ है, अम्ल के बारे में कहा, टेस्ट हम नहीं करेंगे, तो अम्ल के बारे में कहा अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। यानी कि अम्ल के बारे में उसने कहा अगर ये जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन H+ देगा, जबकि भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर OH-, यानी H+ हाइड्रोजन आयन दिया जल में घुलकर तो अम्ल हुआ, और OH- दिया तो हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा में क्या मिलता है, तो H+ हाइड्रोजन आयन, भस्म में क्या मिलता है, OH-, ठीक है। 3 अम्ल का नाम याद रखना है आपको। एक अम्ल है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। एक अम्ल है आपका HNO3 मीन्स नाइट्रिक अम्ल, मीन्स क्या बच्चे, नाइट्रिक अम्ल। अगर आप इसको जल में घुलाओगे तो ये H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। H2SO4 को घुलाओगे तो H2+ अलग हो जाएगा और SO4- अलग हो जाएगा, H+ और NO3 अलग हो जाएगा। तो यानी कि ये सभी में H अलग हो रहे हैं, तो यानी आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देता है, तो यानी एक अम्ल होगा, ठीक है। तो यानी कि 3 अम्ल का नाम याद रखना है आपको। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है बच्चे, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या है मेरा, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है बात, नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा भस्म के बारे में कहा कि भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देंगे। जैसे कि यानी कि भस्म को पहचानने का एक रूल भी होगा, किसी नाम के आस में OH लगा है तो वो भस्म होगा, ठीक है। तो यानी कि NaOH एक भस्म होगा, KOH भी एक भस्म होगा। अगर इसको आप जल में घुलाओगे तो ये Na+ हो जाएगा, जबकि OH- हो जाएगा, और इसको जल में घुलाओगे तो ये हो जाएगा K+ और ये हो जाएगा OH-, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्ल और भस्म की हम लोग इतनी कहानी पढ़ लिए। आगे आ जाते हैं। अब एक चीज़ है विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य, ठीक है। देखिए विद्युत अपघट्य क्या होता है, देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल, भस्म और लवण, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोई भी जितने भी चीज़ है सारे को 3 भाग में बांटा है। अम्ल होगा या चाहे वो भस्म होगा, अगर अम्ल भस्म नहीं होगा तो वो लवण होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी इधर लिख देते हैं अम्ल भस्म लवण, अम्ल भस्म लवण, ठीक है, अम्ल भस्म और लवण। देखो यहाँ पे कोई भी अम्ल भस्म लवण वो जलीय विलयन में कैसा रहेगा, जलीय विलयन में रहेगा। अगर वो जलीय विलयन में है यानी कि वो द्रव अवस्था में है, ठीक है, जलीय विलयन में यानी द्रव अवस्था में है। अगर वो जलीय विलयन में रहे, अगर द्रव अवस्था में रहे, अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो विद्युत अपघट्य है, ठीक है। कोई भी अम्ल भस्म लवण, ठीक है, अगर उससे विद्युत धारा, ठीक है, उससे विद्युत धारा क्या होती है बच्चे, इसके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ये विद्युत अनपघट्य है, ठीक है। सिंपल सी बात है, विद्युत अनपघट्य, सिंपल लॉजिक है यार, कुछ इसमें टफ है नहीं, विद्युत अपघट्य। तो कोई भी अम्ल भस्म लवण अगर वो जलीय विलयन में रहे और उससे करंट पास हो जाए तो वो विद्युत अपघट्य ही होगा, विद्युत अपघट्य। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने आपको सिखाया, उससे करंट पास होती है तो यानी विद्युत अपघट्य होगा। NaOH ये एक भस्म है, अगर इससे करंट पास हो जाएगी जलीय विलयन में तो विद्युत अपघट्य होगा। NaCl जिसको साधारण नमक कहते हैं, उससे अगर करंट पास हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य बोलेंगे, ठीक है। देखो बेसिकली आपको विद्युत अपघट्य नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा विद्युत अनपघट्य क्या होता है, यानी जिससे कौन ऐसा अम्ल भस्म या लवण है जिससे करंट पास नहीं होता है। तो आपने अल्कोहल का नाम सुना होगा, अल्कोहल जो होता है ना बच्चे, अल्कोहल, उससे करंट पास नहीं होती। ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ग्लूकोज का नाम सुना, वो जलीय विलयन में करंट पास नहीं करते। यूरिया का नाम आपने सुना होगा, तो यूरिया जलीय विलयन में करंट पास नहीं करते। तो ये सब विद्युत अनपघट्य है, इस बात को थोड़ा सा याद रखेगा, ठीक है। तो यानी कोई भी अम्ल भस्म लवण अगर वो जलीय विलयन में करंट पास करता है तो यानी वो विद्युत अपघट्य होगा। कोई भी अम्ल भस्म लवण वो जलीय विलयन में अगर करंट पास नहीं करते हैं तो विद्युत अनपघट्य होगा। अब एक चीज़ आप सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि जल क्या होगा, अगर जल की बात की जाए,
जल यानी पानी पानी के बारे में क्या बोलते हो? देखो जल का जो होगा ना, ये विद्युत अपघट्य भी हो सकता है, विद्युत अपघट्य भी हो सकता है और विद्युत अन अपघट्य भी हो सकता है। ठीक है, जल की बात की जाए तो ये विद्युत अपघट्य भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, विद्युत अन अपघट्य भी हो सकता है। ठीक है, विद्युत अन अपघट्य भी हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी बात की जाए विद्युत अपघट्य विद्युत अन अपघट्य में, तो जल की बात करते हैं हम लोग। क्या बात करते हैं? जल की। ठीक है, तो देखो शुद्ध जल जो होते हैं ना, शुद्ध जल, उससे करंट पास नहीं होती। शुद्ध जल अगर बात की जाए तो शुद्ध जल से करंट पास नहीं होती, तो शुद्ध जल से करंट पास नहीं होता, ये विद्युत अन अपघट्य है। और शुद्ध जल, अगर जल शुद्ध नहीं रहेगा तो उससे करंट पास होती है, तो ये विद्युत अपघट्य है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि पहले क्षार को समझाने दो। मैंने आपको कही थी इस चैप्टर का नाम है ना बच्चा हमारा, ये है अम्ल भस्म और लवण। क्या चैप्टर का नाम है? अम्ल भस्म और लवण। ठीक है, इसको कभी कभी अम्ल क्षार या लवण भी कहते हैं, अम्ल क्षार और लवण भी कहते हैं, अम्ल क्षार और लवण भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी भस्म और क्षार जो है ना, कभी बुक में भस्म लिखा होगा कभी क्षार। कहने का मतलब मेरा ये है कि भस्म और क्षार में ज़्यादा का फर्क नहीं है। ठीक है, यानी कि भस्म और क्षार में ज़्यादा का फर्क नहीं है। भस्म की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है बेस, और क्षार की इंग्लिश करें तो ये अल्कली। हमने क्षार के बारे में अभी कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, भस्म के बारे में जानना है, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, और जल में घुलेगा तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने जाना है ना। अब देखो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि भस्म और क्षार में क्या अंतर है। तो OH रहता है तो वो भस्म होगा। जैसे कि मैं बात करूँ कि NaOH एक भस्म है, और इधर बात करूँ कि KOH एक क्या है, भस्म है। अगर इसको आप जल में घुलाओगे, क्या करोगे बच्चे, जल में घुलाओगे। अगर जल में पूरी तरह से विलय हो जाए, अगर जल में हमने घुलाया और जल में पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, तभी उस भस्म को भस्म नहीं बोलेंगे, उसको क्षार बोलेंगे। अगर ये जल में पूरी तरह से नहीं घुला यानी अविलय रह गया, तब उसको हम भस्म ही बोलेंगे। ठीक है, KOH है मेरे पास, KOH है। ठीक है, अगर ये जल में उसको घुलाए और ये पूरी तरह से विलय हो गया तो यानी कि ये क्षार कहलाएगा। अगर जल में ये पूरी तरह से नहीं घुला और विलय रह गया तो यानी वो क्या कहलाएगा, तभी भस्म ही कहलाएगा। तो यानी जो भस्म जल में घुल जाता है, जल में विलय हो जाता है, जल में विलय भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। मैं आप सबके लिए ये लिख देता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका क्या होगा। जैसे मैंने MgOH2 लिखा, एक भस्म है। अगर यहाँ पे नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे इधर, और एक नंबर 2, नंबर 1 में ये पूरी तरह से विलय हो जाता है और नंबर 2 में ये पूरी तरह से अविलय रहता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि नंबर 1 वाले केस में ये क्या होगा, नंबर 1 वाले केस में ये क्या होगा, और नंबर 2 वाले केस में ये क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 वाले केस में क्या होगा और नंबर 2 वाले केस में ये क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता लेना है आप लोग को। ठीक है, अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत सिंपल सी बात है यार, इस चैप्टर का नाम ही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, आप ये भी समझ सकते हो। चैप्टर का नाम क्या है, एक मिनट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे, चैप्टर का नाम है अम्ल, फिर नाम है भस्म, और ये क्या है, लवण और जल है। अम्ल भस्म और लवण प्लस कितना जल। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। अब देखो जब अम्ल भस्म लवण चैप्टर का नाम है, तो अम्ल भस्म अगर अभिक्रिया करेगा, ठीक है, अम्ल भस्म अगर अभिक्रिया कराएगा तो ये लवण जल बन जाएगा। तो अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं। ठीक है, अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, एक सिंपल सी बात आप लोग समझ लो बच्चे, एक सिंपल सी बात समझ लो कि जहाँ जहाँ अम्ल ज़्यादा होगा ना, उसको कंट्रोल करने के लिए भस्म आएगा, यानी अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण जल हमेशा बनेगा। अगर जहाँ जहाँ भस्म का पावर ज़्यादा होगा, उसका कंट्रोल करने के लिए अम्ल आएगा। यानी भस्म को कंट्रोल सिर्फ अम्ल कर सकता है और अम्ल को कंट्रोल भस्म कर सकता है। तो यानी अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा, ये अभिक्रिया कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि HCl मेरा एक अम्ल है और NaOH एक भस्म है। HCl मेरा एक अम्ल है और NaOH एक भस्म है। अब ये अभिक्रिया करके बना लेगा NaCl और बना लेगा जल H2O। ठीक है, तो ये HCl अम्ल है, NaOH एक भस्म है, ये आपस में अभिक्रिया करके NaCl और H2O बना लेगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा बच्चे, ये अभिक्रिया, ये मेरा लवण बन गया। ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है बात, ये अभिक्रिया कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिंपल है।
अब देखो जब हमने अम्ल भस्म के बारे में इतनी चीज जान ली थी तो अम्ल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है परबल अम्ल और यहाँ पे लिखा है दुर्बल अम्ल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी अम्ल है, यहाँ पे लिखा है सांद्रम और यहाँ पे लिखा है क्या, तनु अम्ल, ठीक है। तो यानी अम्ल को इतने कैटेगरी में डिवाइड भी कर दिया है जो हम लोग ध्यान को नहीं देते हैं, ध्यान नहीं दे, बेसिकली हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में डिटेल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं बच्चे ये परबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए, इधर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ परबल अम्ल और उसके एक बगल में लिख देता हूँ दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। परबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल का मतलब होता है वीक एसिड, ठीक है। परबल अम्ल का स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल का वीक एसिड, ठीक है। तो परबल अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में हमने क्या जाना, अम्ल के बारे में जाना हमने, ये खट्टा होते हैं और ने कहा H+ अच्छा H+ हाइड्रोजन आयन देने से अम्ल बनता है, ये आर्हेनियस की बात है। तो परबल मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग अम्ल बनते ही H+ हाइड्रोजन आयन से, तो यानी ये इसमें H+ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। अगर H+ हाइड्रोजन आयन कम होगा तो अम्ल कमजोर होगा। तो यानी परबल अम्ल में H+ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, जबकि H+ हाइड्रोजन आयन इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, कम होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये क्या होता है बच्चे, पूर्णतः आयनित होते हैं, ये पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं और ये आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बात तो आपको समझ गया आगे कि H+ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। ये बात आपको नहीं समझ में आएगी पूर्णतः आयनित और आंशिक रूप से आयनित क्या होता है, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, क्या आपने कभी एसिड खरीदा है, एसिड खरीदा ही होगा, ठीक है। तो अगर आपने एसिड खरीदा है बच्चे, अगर आपने एसिड खरीदा है तो हमने बाजार से एसिड जो होता है ना, हार्पिक, आप टॉयलेट साफ करने के लिए या फिर कभी वॉशरूम साफ करने के लिए हार्पिक, तो हार्पिक एक टाइप का अम्ल है, ये एक एसिड है, ठीक है। तो मान लेते हैं ना, एक आपने एसिड खरीदा, 40 रुपया का 1 लीटर दिया, ठीक है, 40 रुपये लीटर दिया, 40 रुपये का 1 लीटर, और एक एसिड आपने 100 रुपया का लीटर खरीदा। तो एक 40 रुपया वाला लीटर में क्या होगा, H+ हाइड्रोजन आयन कम होगा और इसमें H+ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये पूर्णतः आयनित और कम आयनित का क्या है, आयनित मतलब आयनों का टूटना, ठीक है। तो ये एसिड होगा ना, अगर इसको पानी में देंगे, अगर इसको पानी में देंगे, मान लीजिए 40 का एसिड लाया और उसको पानी में दिया, तो इसके जो हाइड्रोजन आयन होंगे ना, वो पानी से पूरी तरह से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी हर एक आयन पूरी तरह से रिएक्शन नहीं करेगा। तो मतलब आधा रिएक्शन कर रहा है, ये आधा रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं आंशिक रूप से आयनित होना। जबकि आपने 100 रुपया का लाया, ये थोड़ा ओरिजिनल था, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड थे, तो उसके हर एक आयन जो होंगे ना, पानी से पूरी तरह से रिएक्शन करेंगे, तो यानी ये पूर्णतः आयनित होंगे, पूर्णतः यानी पूरी तरह से रिएक्शन करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ध्यान रखिएगा आप एक चीज़ कि मैंने 3 अम्ल का नाम बताया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक HNO3। तो नाइट्रिक, ये तीनों अम्ल जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है। और जैसे सेब में जो अम्ल आता है, हम दही में जो अम्ल होते हैं, आगे बताऊंगा कौन सा अम्ल होता है, तो वो सब वीक एसिड आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा हम लोग परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन यही था। तो चलिए डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो परबल अम्ल वो अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होता है, पूर्णतः आयनित होकर H+ हाइड्रोजन आयन देता है। पूर्णतः मतलब पूरी तरह आयनित हुआ, और इसमें H+ हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अधिक होते हैं, ठीक है। वो जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में देते हैं और पूर्णतः आयनित होता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, परबल अम्ल कहलाएगा। उदाहरण के हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल परबल अम्ल। इसके जस्ट अगेंस्ट वीक एसिड क्या होता है, ये अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से ही आयनित होता है। क्या होता है, ये अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। जैसे कार्बनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब वीक एसिड है बच्चे। ये जल में घुलकर कम मात्रा में H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं और आंशिक रूप से आयन। देखो ये आपने बोरोलिन क्रीम देखा होगा, एक दुर्बल अम्ल का काम, ये एक दुर्बल अम्ल का यूज़ किया गया है इसमें। ये कौन से अम्ल का यूज़ किया गया है, दुर्बल अम्ल का, H3BO3, इसमें एक दुर्बल अम्ल का यूज़ किया है।
ये एक बच्चा पार्टी एंटीसेप्टिक क्रीम है। बेसिकली एक होता है एंटीसेप्टिक होता है जो आपके स्किन को, सेल को रिपेयर करने के लिए काम करता है। एक होता है बच्चा एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक यानी ये फीवर को, बुखार को रिड्यूस करने के लिए, फीवर रिड्यूस करने के लिए काम किया जाता है। एक होता है एंटा एसिड जो आपकी एसिड की मात्रा यानी गैस बन जाता है इसमें यूज। तो एंटीसेप्टिक क्रीम है, ये आपके स्किन के सेल को रिपेयर करता है। कभी कभी ठंडा के मौसम में आपने देखा हो कि आपकी स्किन जो है ड्राई होने लगी है या फिर फटने लगी है, तो उसको रिपेयर करने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करते हैं। तो इसमें बोरिक अम्ल होता है और बोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की क्या कहानी है, यहाँ पे क्या हो रही है इनका। अब देखिए बच्चे, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे इधर लिख लेते हैं सांद्र अम्ल, और इधर क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, और इधर लिख लेंगे तनु अम्ल, ठीक है। सांद्र अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेटेड एसिड और क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब देखिए सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल समझ गए। अब शांत अम्ल देखिए, मेरे पास एक बीकर है और यहाँ भी एक बीकर है और एक बड़ा सा बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में हमने क्या कर लिया, यहाँ तक अम्ल ले लिया, यहाँ तक क्या कर लिया, अम्ल ले लिया, और यहाँ इतना थोड़ा सा पानी ले लिया, ठीक है, यानी जल ले लिया, ठीक है। अब इस दोनों को मिला के एक बड़े वाले बीकर में रखेंगे, तो यानी इस वाले बीकर में गए, नॉर्मल सी बात है, ये ऐसा होगा। अब एक और बीकर लिया, इसमें हमने यहाँ तक अम्ल भर दिया, ये अम्ल है, और इसके बाद यहाँ पे एक और बीकर लिया जिसमें हमने यहाँ तक क्या कर दिया बच्चे, यहाँ तक पानी ले लिया। अब इस दोनों बीकर को मिला के हमने एक थर्ड वन में रखा, नॉर्मल सी बात है, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक अम्ल, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे दो चीज़ इस फिगर में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पहले वाले केस में, केस फर्स्ट में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा थी जल की मात्रा से। तो जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जब अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उस अम्ल को हम लोग सांद्र अम्ल बोलते हैं। जबकि अम्ल की मात्रा कम होती है, जबकि अम्ल का मात्रा क्या हो बच्चे, कम होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तनु अम्ल बोलते हैं। जब अम्ल की मात्रा कम हो तो उसे, अम्ल की मात्रा अधिक हो तो सांद्र अम्ल होंगे। जब अम्ल की मात्रा कम हो, विलयन यहाँ पानी की जगह कुछ और विलयन हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक उपस्थिति रहती है तो उसको सांद्र अम्ल कहा जाता है। सेम जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम रहती है तो इसको तनु अम्ल बोलेंगे, ठीक है। जब अम्ल अधिक रहेगा तो कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, और जब अम्ल की मात्रा कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो ये बात, अम्ल 4 टाइप के होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यानी कि एक होता है प्रबल अम्ल बच्चे, प्रबल अम्ल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया जाता है इसको। एक क्या होता है मेरा, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, इसको क्या बोला जाता है, वीक एसिड बोलता है, वीक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें H+ हाइड्रोजन आयन अधिक होता है, अधिक होता है, और इसमें H+ हाइड्रोजन आयन कम होता है। ये पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, और ये आंशिक रूप से, ये आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से ही आयनित होते हैं। अब देखो बात करते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की, सांद्र और तनु अम्ल की, ठीक है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की। तो इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल अधिक होता है, और इसमें अम्ल कम होता है, ठीक है। बात, अम्ल की मात्रा इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। क्लियर, सिंपल सी बात है ये, समझ में आ गई आपको ये बात, ठीक है। तो ये है, तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है, उसे कंपेयर टू जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक कम हो तो उसे तनु अम्ल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो प्रबल भस्म है, और जो भस्म ठीक है जल में घुलेगा तो उसको प्रबल क्षार भी कह सकते हैं। प्रबल भस्म है और क्या है बच्चे, प्रबल क्षार है। अब मैं आपको 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, और थोड़ा सा प्रबल भस्म जैसे हमने अम्ल का डेफिनेशन लिखा था,
तो सेम टू सेम आप परवल भस्म और परवल क्षार का भी डेफिनेशन आप मुझे लिख के बताओगे, ठीक है, आप मुझे लिख के समझा के। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चे, जैसे हमने परवल अम्ल परवल दुर्बल अम्ल लिखा, ऐसे आप मुझे ना परवल भस्म और दुर्बल भस्म का डेफिनेशन बताओगे। तो यहाँ पे देखो लिख लेते हैं परवल भस्म, और इधर क्या लिखेंगे, परवल क्षार दुर्बल भस्म। परवल भस्म का इंग्लिश बता दूं मुझे थोड़ा सा, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका इंग्लिश हो जाएगा वीक बेस। भस्म मेरा किससे बनता है, तो OH माइनस से, तो उसमें OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होगा और इसमें OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा। ये पूर्णतः आयनित होंगे, पूर्णतः आयनित का मतलब अभी आपको समझा, ये पूर्णतः आयनित होंगे, और इसके अलावा ये आंशिक रूप से ही आयनित होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हमने अम्ल भस्म इतने पढ़ लिया है, तो अम्ल भस्म के कुछ गुण भी पढ़ लेते हैं। और देखो, पहली चीज, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टा होता है, आपको पता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। देखो सिरका में जो अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, और 6 से 8% अम्ल को 6 से 8% सिरका में 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, और इसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। सिरका बेसिकली आपने चाउमीन खाया होगा तो उसमें उजला टाइप का एक पानी देता है, वो सिरका होता है। कुछ अम्ल जो होते हैं ना विषैले होते हैं, यानी पॉइजनस होते हैं, और तीव्रनाशक बहुत जल्दी आपको हार्मफुल दे सकता है। तो कुछ अम्ल विषैले होते हैं और तीव्रनाशक होते हैं। अम्ल का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, अभी हम लोग सूचक करेंगे, ठीक है। अम्ल भस्म का उपयोग हम सूचक करते हैं, तो सूचक का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक चीज तो आपको बता दिया था कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण जल बनाएगा, तो अम्ल और प्लस भस्म अभिक्रिया करेगा, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा, तो सिंपल सी बात है लवण और प्लस जल बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण जल बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक और एक भस्म है NaOH, तो ये अभिक्रिया करेगा तो सिंपल सी बात है NaCl, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो NaCl चला जाएगा और H2 बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जबाना से आपको पता है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण जल बनेगा। अम्ल भस्म अभिक्रिया, अम्ल भस्म धातु से, ये सक्रियता शरीर मैंने आपको ये याद करा दिया है पूरे फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन यहाँ है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व है, ठीक है, वो अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए, ठीक है, अगर Mg है, ठीक है, अगर Mg है, अगर ये HCl से अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, Mg जो है ना प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ठीक है, और ये प्लस और माइनस, ठीक है, तो ये बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस अलग बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सक्रियता शरीर में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु है वो अभिक्रिया करेगा, ठीक है, वो अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। इसी तरह आप मुझे बता दो कि अगर कैल्शियम रिएक्शन करेगा H2SO4 से, तो ये क्या बना लेगा, तो कैल्शियम प्लस और ये SO4 माइनस के साथ चला जाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा इसका गुण था, ठीक है। देखो यहाँ पे धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, देखो एक सिंपल सी मैं बात बता दूं कि धातु के कार्बोनेट, ठीक है, एक पहले इस बात को समझने के लिए पहले नीचे वाली बात समझ लो तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इसमें 7-8 पहले समझ लेते हैं, फिर हम 6 को और आ जाएंगे, ठीक है। देखो अम्ल भस्म अभिक्रिया करेंगे, अम्ल भस्म को जब जल में अभिक्रिया करते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, तो इससे प्रमाणित होता है कि अम्ल भस्म के बीच अभिक्रिया उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी और शोषी आपको बता दिया था, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें मिश्रण का ताप बढ़ जाए क्षेपी होगा, और उष्माशोषी मिश्रण का ताप घट जाए। आपने चूना को कभी ना कभी पानी में मिलाया होगा, तो चूना को पानी में मिलाएंगे तो आपको क्या लगेगा, गर्मी के एहसास होगी, जैसे हीट निकल रहा है, तो यानी कि उष्मा बढ़ गया, तो यानी ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो। तो जब भी आप अम्ल को भस्म से मिलाओगे तो उष्मा उत्पन्न होती है, यानी ये पता चलता है कि अम्ल भस्म की अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। एक चीज़ आप समझ लो कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना, मूलतः धातु के ऑक्साइड जो होता है ना,
धातु के ऑक्साइड अम्ल की सब एक है, धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं, ये बहुत ही सुंदर सा चीज़ है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान करके सुनना कि एक चीज़ आप नोट डाउन भी कर लो कि धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रकृति के होते हैं। मतलब क्या होते हैं? ठीक है, मतलब धातु के ठीक है, धातु के साथ अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो भस्म होगा। सेम एज अधातु के ऑक्साइड ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय प्रकृति यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सिंपल सी बात है ये। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे, धातु मतलब धातु के साथ, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। धातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो वो भस्म हो जाएगा, अधातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो वो अम्ल हो जाएगा। अधातु कौन है? तो जितने भी गैस वाले चीज़ होते हैं ना, सारे अधातु है। जैसे आपने क्लोरीन गैस का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन गैस, कार्बन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसके अलावा और बता दो, फास्फोरस गैस, सल्फर गैस। ठीक है, तो ये सब जितने भी गैस वाले चीज़ें वो सब क्या होते हैं? धातु है। अगर अधातु के साथ ऑक्सीजन लगाए, जैसे यहाँ पे जहाँ पे अगर मैं लगा दूँ अधातु के साथ ऑक्सीजन लगा दें, जैसे फास्फोरस अधातु और O5 P2O5, तो अधातु के साथ ऑक्सीजन, तो यानी ये अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे सल्फर SO2, सल्फर के साथ ऑक्सीजन रहेगा, तो सल्फर क्या है? अधातु, सल्फर अधातु ना, अधातु के साथ ऑक्सीजन, तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, जबकि धातु के साथ ऑक्सीजन होगा तो वो भस्म होगा। धातु के साथ ऑक्सीजन होगा तो भस्म होगा, मतलब समझ रहे हो? ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए, यानी कि सोडियम एक धातु है, मैग्नीशियम धातु है, कैल्शियम धातु है, अगर इस सब के साथ ऑक्सीजन आपको दिख जाए, जैसे सोडियम के साथ दिख गया Na2O, Mg के साथ दिए MgO, तो यानी इस सब की ये धातु के साथ अगर ऑक्सीजन है तो वो भस्मिक प्रकृति का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूँ ना, अगर मैं आपको ये चीज़ दे दूँ, अगर मैं लिख दूँ कि यहाँ पे मुझे बताओ MgO, और यहाँ पे लिखा है NaCl, और यहाँ पे लिखा है SO2, और यहाँ पे लिखा है क्या? SO2, और यहाँ पे लिखा है बच्चे, यहाँ पे लिखा है आपको N2O। ठीक है, N2O नहीं देता हूँ और कुछ देता हूँ, CO। ठीक है, CO। तो इसमें से बताओ, इसमें से कौन सा अम्लीय है, कौन सा अम्लीय है? बट आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, देखो ना इसमें H+ ना माइनस, तो यानी कि ये तो लवण है, मैंने आपसे कहा था धातु के साथ ऑक्सीजन, तो यानी भस्म है। मैग्नीशियम धातु इसके साथ ऑक्सीजन यानी एक भस्म हो जाएगा। कॉपर धातु इसके साथ ऑक्सीजन यानी भस्म है। सल्फर अधातु है, इसके साथ ऑक्सीजन यानी कि ये अम्ल है। सल्फर के साथ अधातु यानी ये क्या है? अम्ल है। बच्चे क्लियर है ये बात? क्लियर है? ठीक है, तो अधातु के साथ क्या होते हैं? यानी धातु के साथ ऑक्सीजन, धातु के ऑक्साइड क्या होता है बच्चे? धातु के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? धातु के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? तो भास्मिक प्रकृति होता है। अब अगर ये भस्म है, तो ये अभिक्रिया किससे करेगा? तो देखो बच्चे, धातु के ऑक्साइड अगर ये भस्म है तो भस्म अभिक्रिया किससे करता है? लवण से। तो धातु के ऑक्साइड अम्ल से। धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रकृति के होते हैं, तो ये अभिक्रिया करेगा अम्ल से। धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, और धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। तो धातु ऑक्साइड भस्म होता है, ये अभिक्रिया करते हैं अम्ल से। अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो ये लवण जल बना लेगा। तो 6, 7 और 8 क्लियर है। देखो यहाँ पे इसके अलावा ये चीज़ है, धातु के कार्बोनेट, यानी जिंक धातु है, और जिंक धातु के कार्बोनेट। ठीक है, तो यानी ZnCO3 लिख लो, ZnHCO3 लिख दो। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो धातु के साथ ऑक्सीजन है ना, धातु के साथ ऑक्सीजन है ना, तो यानी ये प्रकृति जो इनका नेचर हो गया ना, ये क्या हो गया? धातु के साथ ऑक्सीजन, तो यानी ये अभिक्रिया के नेचर वाइज क्या हो गया? भास्मिक हो गए, है ना? यानी धातु के साथ ऑक्सीजन, ये भस्म हो गया ना, तो ये अभिक्रिया किससे करेगा? तो धातु के साथ अगर ऑक्सीजन है तो ये भस्म है, तो अभिक्रिया किससे करेगा? अम्ल से। तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ये भस्म से अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अभिक्रिया करेगा अम्ल से। भस्म से अभिक्रिया क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो एक भस्म है, तो भस्म से अभिक्रिया नहीं करेगा, वो अभिक्रिया करेगा अम्ल से। साथ में वो लवण जल बना लेगा, अम्ल भस्म अभिक्रिया करते हैं, लवण जल बनाएगा। और कार्बोनेट है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ZnCO3 है,
तो ZnCO3 तो ये धातु के कार्बोनेट है, तो ये ऑलरेडी एक भस्म है। अभिक्रिया किससे करेगा बच्चे? तो अभिक्रिया करेगा सर जी ये अम्ल से। एक अम्ल लिख दो, HCl एक अम्ल है, तो ये क्या बना लेगा? लवण जल बना लेगा। तो लवण ZnCl बना दो, ये एक लवण जल बनेगा, H2O बना दो, और साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो ये धातु के गुण है, ये चीज़ सारे धातु के गुण थे। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चे, आगे की ओर हम मूव ऑन करते हैं। अब हमें देखो क्या पढ़ना है, सूचक कर पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? सूचक। अब देखिए आप सूचक क्या होता है, सूचक को इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे, सूचक को इंग्लिश में बोला जाता है इंडिकेटर। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूचक बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, सूचक बोलते हैं। तो देखो सूचक क्या होते हैं बच्चे, इसके बारे में आपने अपने रियल लाइफ में ना इंडिकेटर तो जरूर देखा होगा कहीं भी किसी तरह से भी। तो इंडिकेटर हम लोग क्या करते हैं, हमारी बाइक में इंडिकेटर लगे होते हैं। ये मेरी बाइक है, लेटेस्ट मान लो इधर एक लाइट लगे है, तो ये मेरा इंडिकेटर है, ये मेरी बाइक है और ये मेरा इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर क्या करता है बच्चे? ठीक है, ये मेरा इंडिकेटर क्या करता है कि अगर मुझे लेफ्ट जाना है ना तो इधर की लाइट जला के जाएंगे, इधर घूमना है। अगर हमें राइट जाना है तो राइट की ओर लाइट जलाएंगे। तो इंडिकेटर हमें बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। इंडिकेटर हमें बेसिकली क्या करता है? इंडिकेट करता है कि आपको लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। ये हमें इंडिकेटर इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करता है कि हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो हमें एक इंडिकेटर हमें एक इंडिकेट करता है, यानी सूचक किसका देता है? ये हमें एक सूचना देता है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। ठीक है, तो कैसे सूचना देता है? तो ये लाइट जलाकर, अगर इधर का लाइट जल गया तो इधर जलना है और इधर का जल गया तो इधर। बट ये केमिस्ट्री का इंडिकेटर है, यहाँ इनकी कहानी अलग है। तो केमिस्ट्री का जो इंडिकेटर है ये भी हमें सूचना देता है। क्या सूचना देता है? कि कोई चीज क्या है, अम्ल है या फिर भस्म है। क्या इंडिकेटर यानी सूचक हमें क्या करता है बच्चे? सूचना देता है। सूचक हमें क्या करता है? सूचना देता है कि कोई चीज अम्ल है या चीज कोई चीज क्या है, भस्म है। सूचक हमें क्या करता है बच्चे? सूचना देता है कि कोई चीज अम्ल है या फिर कोई चीज क्या है, भस्म है। तो अम्ल है या भस्म है, क्लियर है? तो अम्ल और भस्म ये तो लाइट जला के इंडिकेट कर रहा है ना, ये कैसे इंडिकेट करता है? तो ये इंडिकेट करता है रंग परिवर्तन करके। ये कैसे इंडिकेट करता है? रंग परिवर्तन। अच्छा, मतलब यानी कि अम्ल में अलग रंग आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे अम्ल है, अगर दूसरा कलर आ गया तो भस्म। हाँ, ऐसे ही होता है। तो सूचक क्या होता है बच्चे? हमें सूचना देता है कि कोई चीज क्या है, अम्ल है या कोई चीज क्या है, भस्म है। कोई चीज अम्ल है या कोई चीज क्या है, भस्म है। तो अम्ल और भस्म के बारे में हम लिए क्या करता है? ये इंडिकेट करता है बच्चे कि कोई चीज अम्ल है, भस्म है। और ये हमें कैसे बताता है? रंग परिवर्तन कर। देखिए अगर किन्हीं 5 सूचक का नाम पूछे, मेन 3 सूचक होता है हमारा लिटमस पथ, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्सिल। ये हमारा 3 प्रमुख सूचक है, लिटमस पथ, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्सिल। ठीक है, यही 3 सूचक है, इसके अलावा अलग अलग ज़्यादा सूचक के यूज नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि 3 सूचक का नाम तो याद रखना है आपको, एक तो लिटमस पथ, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्सिल। ठीक है, तो ये प्रमुख सूचक है। अगर और सूचक का आपको जानना है तो हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पता है। देखो ये लिटमस पत्र है, ये मेथिल ऑरेंज है और ये फिनोप्सिल है, ये हल्दी, लाल गोभी का पत्ता और ये चुकंदर। ठीक है, ये सूचक है। बेसिकली अगर पूछे किन्हीं 3 सूचक का नाम लिखे तो ऊपर का 3 लिखना, किन्हीं 5 सूचे तो ये लिखना। ये जो होता है ना हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी, ये प्राकृतिक सूचक होता है, जबकि ऊपर के 3 वाले को हम बनाते हैं। देखो ये सूचक जो होता है ना, ये जैसे लिटमस पथ, इसकी मैं बात करूँ, अगर इसको में अम्ल देंगे तो इसका कलर लाल हो जाएगा, अगर इसमें क्षार देंगे तो इसका कलर नीला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेथिल ऑरेंज में अम्ल लेंगे तो ये लाल हो जाएगा, क्षार देंगे तो ये पीला हो जाएगा। अब देखो ये क्या करता है, मान लो ये हमारा लिटमस पत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिटमस पत्र है, ये हमारा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, लिटमस पत्र है, ये वाली चीज़ है। तो लिटमस पत्र पे हमने क्या किया, ये हमारा लिटमस पत्र है। तो लिटमस पत्र पर हमने क्या कर दिया, नींबू निचोड़ के डाल दिया, नींबू निचोड़ के डाल दिया। ये मेरा लिटमस पत्र था, नींबू निचोड़ के इस पे डाल दिया। जब उसकी कलर लाल हो गई तो हमें क्या पता चला कि नींबू जो था ना वो अम्ल था। और वही लिटमस पत्र में हमने क्या कर दिया, नीम का रस निचोड़ दिया या फिर कोई भी कड़वा चीज़ हमने लगा दी या सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ठीक है, NaOH डाल दिया, तो उसका कलर क्या हो गया, नीला हो गया। तो हमें अगर कलर नीला, यहाँ पे कुछ कलर है,
तो ये अगर कलर नीला हो जाए, लाल हो जाए तो हम बोलेंगे अम्ल है। अगर नीला हो जाए, देखो अम्ल जो होता है ना, लिटमस पत्र नीला को लाल कर देता है और ये लाल को नीला कर देता है भस्म। अम्ल जो होता है ना, नीला को लाल कर देता है, भस्म लाल को नीला कर देता है। इस बात को आप था सर, इस बात को याद रखने के लिए आप अनिल वर्ड याद रखिए। अ से अम्ल और न से नीला और ला से लाल। तो अम्ल जो होता है ना, वो क्या करता है, लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है। ठीक है, बात सिंपल सी बात है। इसके अलावा मेथिल ऑरेंज क्या करता है बच्चे, अगर इसमें अम्ल डालेंगे ना, कोई भी अम्ल डाल दो, आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया तो इसका कलर अगर लाल हो जाए तो समझ जाना कि ये एक अम्ल है। कोई चीज भी आपने भस्म डाली, उसका कलर पीला हो गया तो समझ जाना वो एक भस्म था। ठीक है, तो ये हम इसे पहचानते हैं। देखो आपको रियल लाइफ में आपने एक चीज देखा होगा कि आपने हल्दी का यूज डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, सॉरी, हल्दी का यूज आपने डेफिनेटली किया होगा बच्चे। तो देखो हल्दी का जब आपने यूज किया होगा तो हल्दी को आप मिला दो नींबू के पानी में, हल्दी को मिला दो नींबू पानी में, क्या फर्क पड़ेगा। हल्दी को हमने नींबू पानी में मिला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्दी पीला होता है और पीला ही रहेगा, तो यानी अम्ल में वो पीला ही रहता है। उसी हल्दी को, आपने हल्दी को सब्जी बनाई होगी तो जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो पीला रहता है, जबकि उसमें कोई कड़वा चीज दे दे, यानी वो भस्म डाल रहे हैं। तो भस्म डाल देंगे ना, यानी कोई कड़वा चीज अगर हम डाल देंगे ना, तो क्या होता है, पीला नहीं रहता, वो लाल भूरा रंग का हो जाता है, यानी वो भस्म को डिनोट करता है कि वो भस्म था। ठीक है, तो हल्दी क्या होता है बच्चे कि अगर अम्ल डालेंगे तो पीला रहेगा, जबकि कोई भस्म डालेंगे तो वो लाल भूरा रंग का हो जाएगा, तो यानी वो हल्दी है। ठीक है, क्लियर है ये बात। एक प्रकार का सूचक है। अब देखो हर एक चीज को हम ना ये नहीं कर सकते कि रंग परिवर्तन के, कुछ लोग अंधे भी होते हैं ना, तो अंधों के लिए है ऑल फैक्ट्री सूचक। क्या आया बच्चे, ऑल फैक्ट्री सूचक। ठीक है, ऑल फैक्ट्री सूचक, तो ये भी एक प्रकार का सूचक है। हाँ सर जी, ये सूचक है। फिर हमें सूचना देगा, जरूर देगा। क्या सूचना देगा, अम्ल भस्म के बारे में बताएगा कि कोई चीज क्या है, अम्ल है, या फिर कोई चीज क्या है, भस्म है। तो ऑल फैक्ट्री सूचक ये वाले तो रंग परिवर्तन करके दे रहे थे, ये कैसे देगा, तो ये गंध परिवर्तन करके देगा, स्मेल चेंज कर लेगा, अपना स्वाद स्मेल चेंज कर लेगा। तो ऑल फैक्ट्री सूचक क्या होते हैं, ये एक प्रकार का सूचक है जो हमें गंध द्वारा अम्ल और क्षारीय की भिन्नता को दिखाता है। ठीक है, देखो प्याज, लवंग का तेल, अगर इसमें प्याज में कोई अम्ल लेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उस मतलब अम्ल की दूसरा टेस्ट आ गया, उस टेस्ट का जैसे और भी चीज़ें आ सकती है जैसे प्याज, तो यानी अम्ल डालेंगे टेस्ट चेंज हो गया। अगर उस टाइप का टेस्ट कोई और चीज़ में आता है तो यानी अम्ल है। अगर दूसरा टेस्ट आया तो हम समझेंगे कि ये क्षार है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री सूचक आप भूल ना जाओ, इसके लिए एक वर्ड बताता हूँ आपको। देखो फैक्ट्री से क्या निकलती है, गंध, और सूचक मतलब क्या, सूचना दे। ऑल फैक्ट्री सूचक एक प्रकार का सूचक है जो हम अम्ल और भस्म की जानकारी देता है, क्या करके, गंध परिवर्तन करके। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ना क्या है, पीएच मान पढ़ना है। देखो हम अभी तक अम्ल और भस्म को जान ही रहे थे कि हम अम्ल और भस्म को कैसे पहचानते हैं। अगर मैं बात करूँ इनिशियली स्टार्टिंग से अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपसे कि अम्ल और भस्म को हम जान सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन देगा, जबकि भस्म जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब हम लोग इतना चीज़ कर ही रहे थे तो हमने ये जाना कि सूचक नाम की कोई भी चीज़ होती है, तो सूचक जो होता है ना, सूचक क्या होता है, हमें रंग परिवर्तन करके अम्ल और भस्म की जानकारी देता है। फिर हमने ऑल्फैक्टरी सूचक पढ़ा जो हमें गंध पर। अब हम सब ले लेते हैं कि पीएच मान। देखो पीएच मान एक प्रकार का सूचक ही है बच्चे, जो ये भी हमें अम्ल और भस्म की जानकारी देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P का मतलब होता है, यहाँ पे P का मतलब अगर बात की जाए तो P का मतलब होता है पावर, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन। P का मतलब पावर, H का मतलब हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चे, पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच मान बोलेंगे। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग पीएच मान कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पी का मतलब पावर, और कभी कभी इस पोटेंज भी लिखा होगा, एक ही वर्ड के दो अलग अलग नाम है, और कभी कभी इसके पोटेंशियल भी लिखा होगा, यानी हाइड्रोजन जितना पावरफुल है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग पीएच बोलते हैं। देखो पीएच में क्या होता है बच्चे, पीएच में क्या होता है,
पीएच में पी का मतलब पोटेंज होता है अर्थात पावर, ठीक है, और एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। पी का मतलब पोटेंज यानी पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को जो निरूपित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच मान कहते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच मान बोलते हैं, ठीक है, पीएच मान बोलते हैं, ठीक है, बात समझ गए। आप देखो यहाँ पे एक चीज और होती है, यहाँ पे एक चीज और होती है यहाँ पे कि पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक, समझते हो आप लोग। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। लॉग का मतलब होता है लघुगणक, ठीक है, लघुगणक, ठीक है। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के निगेटिव लॉग को, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को हम लोग क्या करते हैं, पीएच मान बोलते हैं। देखो यही चीज यहाँ पे लिखा है, किसी विलयन का पीएच मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांख्यिक के लघुगणक के ऋणात्मक मान को कहते हैं। पीएच बराबर कितना, माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। ये निकालते कैसे लॉग आगे सीखोगे, बाकी इसका आप डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो 1 प्लस ये माइनस हटाने के लिए लॉग नीचे ले आता है, तो 1 प्लस लॉग एच प्लस, तो ये होता है पीएच मान। देखो बेसिकली पीएच मान में हम लोग क्या सीखते हैं, ये एक प्रकार का स्केल होता है। पीएच मान सबसे पहले एसपी सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, एसपी सोरेनसन, ठीक है, एसपी सोरेनसन ने। देखो एक प्रकार का ये एक स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक के नंबर लिखे हैं, 0 से लेके कितने तक, 14 तक। अगर कोई चीज 7 से कम आ जाता है किसी चीज का पीएच मान तो वो अम्लीय हो जाता है, अगर 7 से अधिक हो जाता है किसी चीज का पीएच मान तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ चीजों का पीएच मान मैं बताता हूँ, जैसे नींबू का होता है 2.4, नमक का होता है 7, पानी का भी 7 होता है, दूध का कितना होता है, 6.4 होता है। तो यानी कि अगर 2.4 है पीएच मान तो वो अम्लीय है, पानी का 7 है तो यानी ये उदासीन है, अगर किसी चीज का पीएच मान 8 है तो यानी वो क्षारीय है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन बात ये है ना कि ये पीएच मान जो आता है 2, 3, 4, ये आता कहाँ से है, आता कहाँ से, तो पीएच मान हम लोग निकालते हैं बच्चे यूनिवर्सल सूचक द्वारा, ठीक है, यूनिवर्सल सूचक क्या करता है, हमें पीएच मान निर्धारण करने में हेल्प करता है। यहाँ पे देखो ये गोल चक्कर वाली दिख रही है आपको, ये गोल चक्कर वाली, इसमें अलग अलग कलर लिखे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 14 तक है, और इसमें अलग अलग रंग है। आपने मान लीजिए नींबू का जूस इसमें दे दिया तो इसका कलर जो है ना इस टाइप का बन गया, इस टाइप का, तो हम समझेंगे 2 पॉइंट समथिंग है। अगर यहाँ पे हमने कलर समझो ये ले लिया, मतलब कलर आ गया, तो हम समझेंगे उस चीज का पीएच मान ये है। तो पीएच मान हमें मिलता है यूनिवर्सल सूचक द्वारा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो डेली लाइफ है उसमें पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे दैनिक जीवन में ना पीएच का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। और किस में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। देखो यार पाचन तंत्र में पीएच मान महत्व करता है, तो हमारे अमाशय में जो होता है ना, ये हमारा अमाशय है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। क्या होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, HCl, और इसका पीएच मान बात करें तो इसका पीएच मान 1 होता है। तो हमारे अमाशय में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हमारे अमाशय में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, इसका पीएच मान 1 होता है। ये हमें भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अरे बहुत अच्छी बात है ना, भोजन को पकाने में से हेल्प करता है, यानी कि ये अम्ल है, यानी कि एक एसिड है, और इसका पीएच मान, और ये हमें भोजन को पचाने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी हमारे अमाशय रस से ना ये डाइजेस्टिव जूस जो है उससे ना अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है, अधिक मात्रा में, ठीक है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमें पचाने में सकता है, इसका पीएच मान 1 होता है। कभी कभी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा HCl अगर निकल जाता है हमारे अमाशय रस से, तो ये हमें क्या करता है, भोजन को पचाने में नहीं सहायता है, तब जाके भोजन अपच हो जाता है, पचाने में बहुत ज़्यादा सहायता नहीं करेगा, तो हमें भोजन अपच हो जाता है।
ठीक है। तो यानी कि एसिड ज़्यादा निकल गई तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, एसिडिटी, डैट मीन्स आपको क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अच्छा, अब ये गैस बन गया, ये गैस बन गया, आपको सिंपल सी बात है कि गैस को हम खत्म किससे कर सकते हैं, यानी एसिड को खत्म कर सकते हैं किससे, एसिड को खत्म कर सकते हैं बेस से, यानी अम्ल को खत्म करते हैं बस में। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्सोलॉ होते हैं, इसका पीएच मान 1 होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। कभी कभी ये अम्ल ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी ये अम्ल ज़्यादा हो जाते हैं, इससे क्या होता है, कभी कभी ये अम्ल ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे, तो ये हमें गैस बन जाता है, तो यानी एसिड बढ़ गई। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग इनो का यूज करते हैं। इनो एक प्रकार का बेस है बच्चे, इनो कैसे बनता है आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये एक प्रकार का बेस है, ठीक है। तो ये दैनिक जीवन में पीएच परिवर्तन द्वारा दांतों का प्रभाव। देखो एक चीज़ आप अपने माइंड में रख लो हमेशा कि जहाँ जहाँ एसिड का पावर ज़्यादा होगा ना, उसको कंट्रोल करने के लिए बेस ही आएगा, और दुनिया में कोई नहीं आ सकते, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा के लिए ही रख लो। देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, मीठा खाना खाते हैं, चीनी वाला कोई भी चीज़, तो वो चीनी जो होता है ना टूट के अम्ल बन जाता है, ठीक है। जब हम सरकारी खाना खाते हैं वो तो बैक्टीरिया अपघटित हो गया, क्या बन जाता है, अम्ल बन जाता है, अम्ल बन जाता है जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से कम हो जाता है। तो ये पीएच मान कम हो गया यानी अम्ल होगा। ये अम्ल जो होता है ना हमारे दांतों को अब खराब करने लगता है, हमारे दांतों को क्या करने लगता है, खराब करने लगता है, यानी कि अम्ल के कारण ये खराब हो रहा है, जिसको हम लोग दंत टूथ इनामल भी कहते हैं, दंत लवक किया जाता है। तो अम्ल ज़्यादा होने से खराब हो रहा है, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ठीक है, क्या करेंगे, यानी कि एसिड के कारण खराब है, उसको दूर करने का हम छाड़ देते हैं। तो नीम का दातुन करते हैं, कोई भी कॉलगेट या टूथपेस्ट आप लोगे तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ही, यानी कि इसमें बेस होगा ही, या फिर इसमें बेस होगा ही। नीम का दातुन जो होता है ना कड़वा होता ही है, इसमें ये बेस होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो आगे आगे क्यों हम लोग बात करते हैं, थकान के समय कभी कभी हम अचानक बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो ये हमारा जो जितने भी ज्वाइंट है उस ज्वाइंट पर भी क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल, देखो यहाँ पे ये लैक्टिक अम्ल का जमा हो। अब ये लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों को, हमारे मसल्स को क्या कर देता है बच्चा, हार्ड कर देता है, यानी घूमने फिरने नहीं देता है, जिससे हम चलने में हमें कठिनाई होती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अम्ल का प्रयोग बर्तन के दाग धब्बे दूर करने के लिए भी किया जाता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि धातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो वो एक भस्म होगा, तो ज़्यादातर हम बर्तन जो यूज करते हैं वो कॉपर के बर्तन होते हैं, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया यानी एक भस्म मिल गया, और वो भस्म मिल जाने के कारण उस कॉपर बर्तन का चमक खराब हो जाता है। तो यानी भस्म मिल गया, इनका कॉपर का बर्तन इनकी चमक खराब हो गई, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या देंगे, कोई ना कोई एसिड डालो, तो इसको दूर करने के लिए हम भस्म है ना, तो कोई ना कोई एसिड डालो। तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू निचोड़ देंगे और उसे साफ कर देंगे तो थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा। बाकी अभी बाजार में बहुत सारे सॉप आते हैं जिससे आप इसको साफ कर देंगे तो आ जाएगा। आपने सुना होगा इसमें है हजारों नींबू की खुशबू, तो हजारों नींबू की खुशबू इसीलिए है बेसिकली कि उसमें नींबू क्या करेगा, नींबू क्या करेगा बच्चे, कि उसको क्या करेगा, इसमें क्या करेगा कि वो भस्म को ना रिमूव कर देगा, कि वो नींबू एक अम्ल है, ठीक है। तो ये चीज़ है अम्ल का दैनिक जीवन पीएच का मतलब। अब आगे की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, लेट डिस्कस कि मिट्टी का पीएच मान, ठीक है। तो मिट्टी का पीएच मान जो होता है ना बच्चा पार्टी, किसी भी पेड़ पौधे का सही से डेवलप होने के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है, 7 के आसपास होना चाहिए। 7 के आसपास होगा तो वो प्लांट अच्छे से डेवलप कर पाएगा, अच्छे से वृद्धि कर पाएगा। अगर 7 से बहुत ज़्यादा कम होंगे तो भी ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे, और 7 से बहुत ज़्यादा अधिक भी हो गया तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे, कम या ज़्यादा किसी में भी नहीं करेंगे, 7 के आसपास ये रहना चाहिए। आपने मान लो लेटस मान लेते हैं आपने एक पेड़ लगाया बहुत सुंदर सा, और उस पेड़ में ना आपने क्या किया, ठीक है, पेड़ में आपने क्या किया, बहुत अधिक पानी दे दिया, बहुत अधिक पानी, ठीक है। तो बहुत अधिक पानी दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अरे पानी तो अम्लीय होते हैं ना, पानी तो अम्लीय होता है ना, तो यानी इसका पीएच मान अम्लीय हो, यानी इसका पीएच मान 7 से कम हो गया होगा, तो यानी वो पेड़ नहीं लग पाएंगे, ठीक है। इस बार पानी से नहीं लगा, अब आपने पेड़ लगाया, इस बार बहुत ज़्यादा खाद दे दिया, खाद तो फास्मिक होता है ना, तो इसका पीएच मान बढ़ गया होगा,
तो ये भी डेवलप नहीं होगा, यानी कि 7 के आसपास ही रहना होगा। ठीक है, अगर आप बिलोंग करते हो अगर विलेज से, तो आपको पता है कि जब जब वर्षा होती है गांव में, तो किसान क्या करते हैं, खेत में खाद लेके जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि वर्षा हुआ तो यानी अम्ल का वर्षा हुआ ना, अम्लीय वर्षा, यानी पीएच मान बहुत कम हो गया होगा, तो उसको दूर करेंगे खाद से। ठीक है, और कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा ही दे देते हैं ये फर्टिलाइजर, यानी बेस ही बढ़ा दो, बेस बढ़ा दिया यानी भस बढ़ा दिया, तो भी वो नहीं सही से हो पाएगी, क्योंकि पीएच मान उनका क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, देखो पीएच और जलीय जीव की बात कर लेते हैं। तो जल के अंदर एक निश्चित सीमा तक ही जलीय जीव रह पाता है, और उस सीमा से अधिक हो जाने पर जलीय जीव नहीं संकट में आ जाता है उनका जीव। ठीक है, तो कभी कभी जब अधिक वर्षा होता है तो पीएच मान बहुत कम हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो इसे दूर करने के लिए आपने देखा होगा कि तालाब में छिड़काव करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, चूना का, देखा होगा। तो वो एक क्षार है बच्चे, जो इससे क्या होता है, रिमूव हो जाता है। आगे की ओर हम लोग जानते हैं, आपने नेटल का प्लांट देखा होगा। ठीक है, प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था का क्या मतलब होता है, आपने नेटल का प्लांट होगा, नेटल, ये नेटल का प्लांट है बच्चे, नेटल का ये प्लांट आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, और इस प्लांट को आपने स्कूल में कभी किसी के स्किन में टच किया जाए, कर दिया जाए, तो ये प्लांट क्या होता है बच्चे, आपको खुजली की तरह, जैसे चींटी काटे उससे दर्द होता है। इसमें बेसिकली फॉर्मिक अम्ल होते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये प्रकृति द्वारा उदासीन का ये नेटल के प्लांट है। अगर इसमें एक अम्लीय होता है, अगर ये आपको रोए में डस जाए तो क्या होगा बच्चे, आपको खुजली होने लगेगी। बट प्रकृति ने व्यवस्था किया है कि जहाँ पे ये नेटल का प्लांट होता है, उसके बगल में ये डॉग का भी प्लांट होता है, और ये इसको क्या कर देता है, जहाँ पे भी लगे हैं उसको लगा दो, तो ये एसिड होता है, ये बेस होता है, ये आप आपस में कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जब हम लोग अम्ल और भस्म पढ़ ही लिए हैं, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं लवण की। लवण की बात मैं बेसिकली अब करूँगा, थोड़े से पीएच मान पढ़ लेते हैं, देन हम लोग लवण की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चे, सेब में जो होता है ना वो मौलिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। और देखो लवण मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आगे की कुछ चीज़ें बतानी जरूरी है, तब जाकर आपको ये समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएंगे। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, चाय में टॉनिक अम्ल होता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और शुक्र ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस सभी को ना आपको एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, अब देखो इसको याद करना कैसे है, तो आपने सेब खरीदने कभी गया ही होगा। ठीक है, तो सेब मान लो, लेट सपोज कर दो 240 का केजी बोला। ठीक है, यहाँ पे सेब खरीदने हम गए, तो मुझे बोला 240 का केजी, तो हम वहाँ पे उसको क्या कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ना 240 का केजी ज़्यादा है, आप मुझे ना 200 का दे दो, या फिर 180 का दे दो, या 220 का दे दो। तो सेब खरीदने जाते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, बेसिकली मोल भाव करते हैं। तो मोल भाव से याद आ जाएगा मौलिक अम्ल, तो सेब में कौन सा अम्ल आ जाएगा बच्चे, सेब में आपका आ जाएगा मौलिक अम्ल। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल हो जाएगा, मौलिक अम्ल। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, ये बात है बच्चे, सेब में कौन सी अम्ल आ जाएगी, मौलिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा सेब में मौलिक अम्ल। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं इमली की। इमली देखिए मुंह में क्या आता है, लार, पानी उसको बोलते हैं लार, पहले आर लिख दो। ट्रिक से हम लोग याद करते हैं, ट्रिक एल को टी बना दो तो ये आ जाएगा टार, और ट्रिक तो यानी टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, देखो जब आपको संतरा और नींबू खाने दिया जाएगा, जब आपको संतरा नींबू खाने दिया जाए, बेसिकली ये दोनों खट्टे फल है, तो संतरा नींबू खट्टे फल खाने के लिए जाएगा, तो बोलेगा चल साइड हो, यानी कि साइट्रिक अम्ल। क्या बोल रहे हैं आप, इसको साइड हो, तो यानी साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल, तो ये बात है। देखो सिरका को याद करने के लिए, सिरका जो चाउमीन हम लोग खाते हैं ना, उसमें एक व्हाइट वाली पानी जो देते हैं उसको सिरका बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिरका की बात करें, सिरका में कौन सा अम्ल होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सिरका में का हटा दो। ठीक है, सिरका को बेसिकली सिरका में का हटा दो तो ये हो जाएगा सिर, और सिर में हमें ठंडा लगता है, और ठंडा कहाँ लगता है, एसी में। ठीक है, सिरका में से सिरका याद करने के लिए आप ये करो, सिरका
तो ये कहाँ हटा देंगे, सिर, सिर में हमें क्या लगती है, ठंडी, ठंडी कहाँ लगती है, एसी में, तो एसी और टिक, एसी टिकम, एसी टिकम, ठीक है, एसी टिकम, ठीक है। तो ये बात है, ये बात आपको याद है। देखो दूध दही याद करने के लिए आपको हमने बचपन में दूध दही खाया होगा, और बचपन में एक लैक्टोजन नामक दूध भी पिलाया जाता है बच्चे को, तो बचपन याद कर लेना दूध को दही को याद करने के लिए। तो दूध दही में कौन सा अम्ल आता है, लैक्टिक अम्ल आता है बच्चे, ये बात आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिंपल सी है। इसके अलावा टमाटर की बात कीजिए, टमाटर में, टमाटर का अगर शेप देखेंगे तो ये ABCD में किस लेटर की तरह है, तो टमाटर का शेप जो है ना ABCD में O की तरह है, O की तरह आपको दिख रहा होगा, तो O से टमाटर का शेप याद कर लेना, और टमाटर O की तरह है तो O से याद आ जाएगा ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा अमाशय रस की बात कीजिए, अमाशय जो अभी मैंने बताया कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो अमाशय रस में आपको बताया अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और अमाशय रस बेसिकली हम सबसे पहले गैस की याद आता है, तो गैस में सबसे पहले तो हम एक ही गैस हाइड्रोजन गैस ही पहले लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस ही हाइड्रोक्लोरिक। सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, चाय की लोग अलग अलग चीज़ों की टॉनिक लेते हैं, कुछ लोग अलग की लेते होंगे, आप समझ लो कि कुछ लोग चाय के लेते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग लोग कुछ और लेते होंगे, कुछ और लेते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय की टॉनिक लेते हैं, तो चाय में कौन सा अम्ल आ जाएगा बच्चे, तो चाय में टॉनिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये बात, चाय में टॉनिक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लाल चींटी की बात कर लें, लाल चींटी, देखो लाल चींटी जब भी आपको कभी चींटी ने काटा ही होगा, तो जैसे आपको चींटी काटा है तो आप क्या करते हो, फॉर्म में आ जाते हो, फॉर्म में आ जाते हो ना, तो चींटी काटा आपने फॉर्म में आ गया, यानी फॉर्मिक अम्ल होगा, ठीक है, फॉर्म में, चींटी काटा आप इधर शांत इधर इधर, और जैसे काटा आप तक फॉर्म हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे करके करने लगो, तो फॉर्म में आ जाते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल। और जो चींटी में अम्ल होता है वही अम्ल बिच्छू में भी होता है, बिच्छू में होता है, वही अम्ल मधुमक्खी में होते हैं, और अभी मैंने बताया नेटल का प्लांट, ठीक है, तो नेटल के प्लांट में भी वही अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। इसका एक घर का नाम है फॉर्मिक अम्ल, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं, एक IUPAC नेम भी होता है जिसे कहते हैं मेथोनोइक अम्ल। कभी लड़ना मत इस सब के लिए, क्योंकि जो फॉर्मिक अम्ल है वही मेथोनोइक अम्ल है, तो चींटी के डंक में, बिच्छू में, मधुमक्खी में और नेटल के प्लांट में फॉर्मिक अम्ल होता है, और इसी फॉर्मिक अम्ल का नाम मेथोनोइक अम्ल है, ठीक है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसका आप याद कर लीजिएगा। शुक्र ग्रह 100 से शुक्र और 100 से सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये आपको क्या करना है, इस तरह से याद करना है, ठीक है। जो भी पढ़ा है एक बार इसकी टेस्ट ले ली जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे इसकी टेस्ट ले ली जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपको कितना याद है। तो बताइए जरा कि सेब में कौन सा अम्ल होगा, सेब खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जल्दी से बताओ जरा, सेब खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, तो जब हम सेब खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो यानी ये आ जाएगा मौलिक अम्ल, ठीक है, मौलिक अम्ल। इमली देख के क्या आता है मुंह में, लार, इस लार को लिखना है LAR, ट्रिक से याद करते हैं ट्रिक, तो लाट्रिक ना कह के TAR लिखना, तो ये आ जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। संतरा नींबू के बारे में बात की जाए तो संतरा नींबू एक खट्टा फल है जिसको हम लोग देख के बोलेंगे साइडो, ये आ जाएगा साइट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा बच्चे, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा दूध दही में, दूध दही में, तो दूध दही से बचपन याद करना है, तो दूध दही में हमें लैक्टोजन पिलाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में बताओगे, टमाटर का शेप याद करना है, किसके तरह होता है, ABCD में O से, तो O से ऑक्जेलिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल आ जाएगा, चाय में, तो सुबह सुबह चाय की टॉनिक लेते हैं, तो ये आ जाएगा टाइनिक अम्ल। अमाशय में, तो अमाशय हमारे पेट में गैस बन जाता है अमाशय में, तो हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, और चींटी में बता दो बच्चे, चींटी में दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चींटी में ये आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल, चींटी काटा है फॉर्म में आ जाएंगे फॉर्मिक अम्ल, और जो चींटी में होगा वही बिच्छू में भी होगा, वही मधुमक्खी में भी होगा, वही नेटल गैस। फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथनोइक अम्ल, ठीक है, और शुक्र ग्रह पे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो ये अम्ल इतने हैं। अब हम लोग पीएच मान पढ़ रहे थे ना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, किसका कितना पीएच मान है, ठीक है।
तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, देन हम अब दोबारा से आपको वहाँ पे लवण की वाले चीज़ पे ले जाएंगे। ठीक है, देखो बच्चे पीएच मान को थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस कर लिया जाए। तो पीएच मान क्या होता है बच्चे? ठीक है, पीएच मान में एक स्केल बताया था आपको, ये 0 से 14 तक होते हैं। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, बीच में कहीं 7 होगा, इधर होगा 6 5 4 3 2 1, इधर 8 आएगा, 9 10 11 12 13, ये पीएच मान है। ठीक है, ये पीएच मान है, 0 से लेके 14 तक इसकी पीएच मान है। देखे थे, देखो कोई चीज़ का पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो वो एक अम्ल होगा, अगर किसी चीज़ का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो एक भस्म होगा। ठीक है, किसी चीज़ का पीएच मान अगर 7 से कम हुआ तो एक अम्ल है, और किसी चीज़ का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो ये क्या है? भस्म है। ठीक है, तो ये अम्ल है और ये क्या है? भस्म है। क्लियर है? अगर एग्जैक्ट 7 पे आ जाए, एग्जैक्ट 7 पे आ जाए तो ये उदासीन होगा, मीन्स ये क्या है? न्यूट्रल है। मीन्स क्या है? ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मान लीजिए आपके पास पीएच मान दे दिया जाए 3 और पीएच मान 7 दे दिया जाए और पीएच मान क्या दिया? 11। तो इसमें से कौन सा अम्ल है? तो 3 वाले अम्ल है, 7 वाला उदासीन है, 11 वाला क्षार होगा। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि पीएच 3 और पीएच 5 में कौन ज़्यादा अम्लीय है? तो ज़्यादा अम्लीय 3 वाला होगा। आप पीएच मान 5 देखिए, ज़्यादा अम्लीय मत लगा देना। ये कैसे होता है? तो इसके बारे में आइए समझते हैं। देखो 0 पे ये अम्ल रहा होगा, 1 पे भी अम्ल रहा होगा, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 5 पे भी, 6 तक अम्ल रहा होगा। सही, जैसे 7 पे जाएंगे ये अम्ल नहीं है, उदासीन हो गया। अब इधर जाएंगे 8 पे क्षारीय होगा। तो यानी हम क्या फील कर रहे हैं? हम फील ये कर रहे हैं कि जैसे हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं ना, अम्ल का पावर कम हो रहा है। जैसे हम इधर की इधर जा रहे हैं तो अम्ल का पावर, यानी इधर से इधर जाने पर अम्ल का पावर बढ़ रहा होगा। यानी 7 पे उदासीन, 6 पे अम्ल, 5 पे और अम्ल, तो यानी इधर जाने पे अम्ल का पावर, इधर जाने पे अम्ल का पावर कम हो जाता है। तो पीएच मान 3 और पीएच मान 5 में ज़्यादा अम्लीय पीएच मान 3 होगा। बट क्षार में ऐसा नहीं होता। पीएच मान आपके पास 10 दे दिया जाए और पीएच मान आपके पास 13 दे दिया जाए, तो उसमें से अगर पूछ जाए कौन ज़्यादा क्षारीय होगा, तो 13 ही सही आंसर होगा, क्योंकि क्षार में ऐसा नहीं। देखो 14 पे ये क्षार था, 12 पे भी, 13 पे 12 10 11 8 तक ये बेसी था, 7 पे क्या उदासीन हो गया? 7 पे उदासीन हो गए ना। तो ये चीज़ है। अब देखो ये 6 पे हम, यानी इधर से आने पर बेस का पावर कम हो रहा है, इधर जाने पर बढ़ेगा, यानी बेस में जितना पीएच मान उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। बट अम्ल में उल्टा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीज़ें की पीएच मान है जो आपको याद रखने हैं, कुछ चीज़ें की पीएच मान, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अमाशय रस का, तो अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। अमाशय रस का किससे याद करेंगे? तो देखो आपको अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है, कैसे याद करेंगे? बताओ, एक आदमी के शरीर में कितना अमाशय होता है? बताओगे मुझे, एक आदमी के शरीर में कितना अमाशय होता है? 1 ही होता है ना। तो अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है। ठीक है, नींबू का, तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। इसको कैसे याद करोगे? देखो आपने नज़र बट्टू देखा होगा, एक नींबू के साथ 2-4 मिर्ची लगे होते हैं। ये स्लाइड में मैंने ले नहीं पाया। ठीक है, तो एक नींबू के साथ 2-4 मिर्ची लगे होंगे, तो 2.4 नींबू का पीएच मान, 2.4। ठीक है, देखो सिरका का पीएच मान 3 होता है। इसको याद करने के लिए का हटा दो। सिर के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क के कितने भाग? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं। तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर आपको हमेशा 40-41 के केजी मिलेंगे, ये आपको याद रख लेना है। टमाटर हमेशा सेम रेट में से ही मिलते रहते हैं। देखो एक आपके फ्रेंड थे, पसीना और अम्ल वर्षा को याद करते हैं। एक आपके फ्रेंड थे, किसी को भी सपोज कर लेना, पसीना और अम्ल वर्षा। आपके जो भी फ्रेंड होंगे ना, उसने ना 4-5 दिन से नहीं नहाया था, बहुत गर्मी के महीने में। तो बेसिकली बात है, 4-5 दिन से नहीं नहाएगा तो क्या आएगा? पसीना। तो पसीना का 4-5, वो नहा इसीलिए नहीं रहा थे, वो वेट कर रहे थे वर्षा का, अम्ल वर्षा का। तो जब पसीना 4-5 दिन से नहीं नहाया तो वर्षा हो रहा, पसीना हुआ। जब उसे वर्षा हुई ना, तो उसने 4-5 दिन से नहीं नहाया था, उसके बदले 5-6 घंटा। तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो पसीना का कितना आ जाएगा? 4.5 पीएच मान, जबकि अम्ल वर्षा का कितना आ जाएगा?
5.6, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा यूरिन की बात की जाए, यूरिन की बात की जाए बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सुबह सुबह 6 बजे उठ के यूरिन, ठीक है, सुबह सुबह 6 बजे उठ के यूरिन को एग्जॉस्ट करते हैं सुबह 6 बजे। तो यूरिन का पीएच मान 6, और बहुत सारे यूरिन एक साथ रहना तो हम 6 करेंगे तो यूरिन का पीएच मान 6 आए, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखो जब हम दूध पी के क्रिकेट खेलने जाएंगे, दूध पी के क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो आप लोग अगर जाते हैं दूध पी के क्रिकेट खेलने जाएंगे तो छक्के चौके लगाएंगे तो 6.4, दूध का पीएच मान क्या आ जाएगा 6.4, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दूध का पीएच मान क्या आ जाएगा 6.4 आ जाएगा। इसके अलावा आंसू खून की बात की जाए तो देखो एक बात समझो, जो हमारे लिए आंसू बहा सकते हैं और जो हमारे लिए रक्त बहा सकते हैं, जो हमारे रो सकते हैं, खून दे सकते हैं, बेसिकली नॉर्मल सी बात है, उनसे हमें बहुत ज़्यादा चाहत होती है। तो चाहत को आप लिख देना 74, चाहत को क्या लिख देना 74, और 74 से याद आ जाएगा 7.5, यानी आंसू और खून का पीएच मान जो हो जाएगा ना आपका कितना आ जाएगा 7.4 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से करना। इसके अलावा अम्लपीत की बात करें, अम्लपीत का पीएच मान, तो आदमी 75 साल का हो जाए और 85 साल का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बॉडी में एक अम्लपीत होगा ही, तो इसका पीएच मान क्या आ जाएगा 7.5 से 8.5, ठीक है। चूना जल का पीएच मान, तो चूना जल का पीएच मान 11 होता है बच्चे। चूना जल का पीएच मान क्या होता है 11 होता है। इसको ना चूना लिखा है ना, तो इसको ऐसे ही दिख रहा है ये 11 है, ठीक है। तो चूना जल का पीएच मान 11 होता है, ठीक है। चलिए एक बार, ठीक है। तो एक बार जो भी मैंने पढ़ाया है एक बार रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, देन हम लोग पीछे की ओर कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, फिर हम आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए तो अमाशय रस का पीएच मान, तो हमें याद करना है एक आदमी के शरीर में कितना अमाशय, कितना, 1, तो 1 हो जाएगा। नींबू का तो नजरबट्टू जो होता है ना वो याद करना है, तो ये आ जाएगा 2.4। सिरका का, तो सिर में कितने भाग, 3 भाग होते हैं, आगे का पीछे का बीच का, तो 3। टमाटर का बता दो, टमाटर कितना 40-41 का केजी मिलता है, तो 4.8। पसीना, आपके एक दोस्त जो उसने 4-5 दिन से नहीं नहाया था तो पसीना आएगी। जब वर्षा हुआ तो उसने कितने घंटा नहाया, तो 5-6 घंटा, तो 5.6। इसके अलावा यूरिन का, यूरिन पेशाब का पीएच मान, तो हम यूरिन देख के हम सुबह 6 बजे यूरिन एग्जॉस्ट करते हैं अच्छे। इसके अलावा याद बात करें कि दूध का, तो दूध पी के हम छक्के चौके लगाएंगे तो 6.4, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे नमक और पानी का पीएच मान 7 होता है, ये मैंने इस वाले स्लाइड में नहीं लिखा था। देखो नमक और पानी हमें सप्ताह में 7 दिन चाहिए होता है, तो इसका पीएच मान क्या होता है 7 होता है, याद कर लीजिए। इसके अलावा रक्त और आंसू की पीएच मान क्या होगी, रक्त और आंसू, तो जो हमारे लिए खून बहा सकते हैं, रो सकते हैं यार, उनसे हमें बहुत ज़्यादा चाहत होती है, तो चाहत को लिखना 7.4, 74, ठीक है। आदमी 75 साल का हो या 85 साल का, अम्लपीत होगा ही, तो अम्लपीत का पीएच मान 1, और चूना जल का 11, ठीक है। तो ये पीएच मान थी। बेसिकली आपको एक क्वेश्चन इससे पूछेंगे ही पूछेंगे, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग मैंने आपको बोला था ना कि लवन मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो अब मैं लवन पढ़ाऊँ, अब मैं लवन पढ़ाऊँगा। अब लवन में मैं तभी क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थी जो आपको अभी समझ में आएगी। लवन क्या होता है बच्चे, मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया था अभी आज के ही दिन ही, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया था, तो उसमें आपको ये बताया था कि कोई भी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा ना, कोई भी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। मीन्स ये है कि कोई अगर एसिड और प्लस कोई बेस अगर ये रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट और प्लस वाटर बन जाएगा, सॉल्ट और प्लस वाटर बन जाएगा, सिंपल सी बात है ये। तो यानी कि अगर HCl अम्ल है और NaOH एक भस्म है, तो ये रिएक्शन करके NaCl बन गया और H2O बन गया, मीन्स ये लवण है। यानी कि लवण में हम ये जान लिए कि ना लवण में ना हाइड्रोजन मुझे कहीं दिख रहा है ना हाइड्रोक्साइड, यानी K2SO4 एक लवण है, MgCl2 एक लवण है, तो यानी ये सब एक लवण है। अच्छा, तो हमने ये समझ लिया कि लवण बनते कैसे है, तो अम्ल भस्म को अभिक्रिया करो लवण जल बनता है, तो हमें लवण बेसिकली यहाँ से निकालना। लवण को ना 3 टाइप में डिवाइड कर दिए गए, लवण आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक तो मेरा सामान्य लवण होता है,
एक अम्लीय लवण होता है, एक भास्मिक लवण। समान लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? समान लवण को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है, एल्टी है। इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट, ठीक है। समान लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक। देखो नॉर्मल सी बात है ना यार, एक लवण है, अम्ल भस्म अभिक्रिया करके लवण बनता है। समान लवण है तो इसमें ना अम्ल का गुण होगा ना भस्म का गुण है। अम्लीय लवण है तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये लवण है बट इसमें कहीं ना कहीं अम्ल का गुण जरूर दिख रहा होगा, और अम्ल का गुण रहेगा तो अम्ल हाइड्रोजन आयन से बनता है, तो यानी ये इसमें हाइड्रोजन आयन जरूर दिखेगा। भास्मिक लवण तो यानी जरूर ये लवण है बट कहीं ना कहीं इसमें भस्म का गुण जरूर दिख रहा हो, ठीक है। देखो अगर MgOH2 है, अगर MgOH2 है तो यानी एक भस्म है, MgCl2 है तो एक लवण है। लेकिन अगर MgOHCl2 लिख दूं तो यानी कि ये लवण भी है और भस्म भी है, तो इस टाइप के लवण को हम लोग बोलते हैं भास्मिक लवण। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो समान लवण क्या होता है, डिस्कस करें इसके बारे में। तो समान लवण क्या होता है बच्चे? वैसा लवण जिसमें ना H+ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो और ना ही OH- हाइड्रोक्साइड आयन, जिसमें ना H+ हाइड्रोजन आयन रहता है और ना ही OH- हाइड्रोक्साइड आयन रहता है, ऐसे लवण को हम लोग बोलते हैं समान लवण। जैसे NaCl कहीं ना H है ना OH है, KCl, MgSO4, ठीक है, MgCl2, K2SO4, KMnO4, तो ये सब क्या है बच्चे? समान लवण है, यानी कि ना इसमें कहीं H दिखे हाइड्रोजन आए नहीं हाइड्रोक्साइड, ऐसे लवण को समान लवण। अच्छा अम्लीय लवण क्या है? अरे ये भी एक लवण है लेकिन इसमें अम्ल का गुण होगा, तो ऐसा लवण जिसमें ये अम्ल से टूट के आते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लवण को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय लवण बोलते हैं। भास्मिक लवण क्या बोलते हैं? भास्मिक लवण, ठीक है। भास्मिक लवण क्या करते हैं, ठीक है। देखो NH4Cl, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये HCl से टूट के आ रहा है? तो ये टाइप का ये लवण ही है बट ये अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। भास्मिक लवण ये किसी भस्म में टूट के आते हैं, तो यानी इसमें कहीं ना कहीं एक से अधिक OH- हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला था ना कि MgOHCl2 ये क्या है ना, ये भस्म भी है लवण भी है, भास्मिक लवण है। देखो इसमें लवण का भी प्रॉपर्टी है, ये चीज है। अम्लीय सामान्य लवण यानी इसमें ना हाइड्रोजन आयन होंगे ना हाइड्रोक्साइड होंगे। अम्लीय लवण यानी इसमें H+ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, जबकि भास्मिक लवण इसमें क्या होगा? OH- हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए थे गुण समान लवण क्या होंगे? तो लवण बनते हैं कैसे सर जी? लवण कैसे बनते हैं? लवण बनते हैं मेरा अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके, अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया कर लेगा ना तो ये लवण जल बन जाएगा, लवण जल बन जाएगा। अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर लेगा तो ये लवण जल बन जाएगा। मतलब ये है कि कोई एसिड और बेस अभिक्रिया करेगा तो सॉल्ट वाटर बन जाएगा। और वाटर लवण जो होता है ना 3 टाइप के। देखो हम बात करते हैं समान लवण की, समान लवण, समान लवण, ठीक है, समान लवण। देखो समान लवण कैसा होगा? तो यानी अम्ल भस्म अभिक्रिया किया ही होगा तभी लवण बना होगा। तो अम्ल कितना पावरफुल होगा और भस्म कितना पावरफुल होगा? जो ना अम्ल को रहने दिया ना भस्म को रहने दिया, यानी ना H रहा ना ही OH रहा, तो यानी प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा और साथ के साथ प्रबल भस्म भी होगा, प्रबल अम्ल भी होगा और प्रबल भस्म भी होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म अभिक्रिया करेगा तो ये मेरा जो लवण बनेगा वो सामान्य लवण बनेगा बच्चे, याद कर लो। और साथ में जल होगा, जल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो तो ये सामान्य लवण हो गया, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म अभिक्रिया करके, प्रबल अम्ल प्रबल भस्म अभिक्रिया करके समान लवण बनाते हैं। और समान लवण उदासीन लवण बन गया यानी उसका pH मान 7 होगा।
अब देखो यहाँ पे ये है मेरा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, तो यानी इसमें अम्ल का पावर जरूर से ज्यादा होगा, जरूर से ज्यादा होगा। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि परबल अम्ल होगा, अम्लीय लवण है ना, अम्ल मजबूत होगा, परबल अम्ल होगा। भस्म कैसा होगा, परबल अम्ल और दुर्बल भस्म अभिक्रिया करेगा, तब जाके मेरा लवण जो बनेगा ना, अम्ल ज्यादा पावरफुल था जबकि भस्म कमजोर था, तब जो मेरा लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा बच्चे। क्या बनेगा, अम्लीय लवण। अगर ये अम्लीय लवण है तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। देखो अगर मैं वहां पे पीएच मान अभी समझा के नहीं आ रहा था तो ये बात आपको समझ में नहीं आती। अब इसका मतलब आप भास्मिक लवण का डेफिनेशन खुद ही लिख लोगे। यानी इसमें भस्म कैसे होगा, तो परबल भस्म होगा। अच्छा, अम्ल कैसे होगा, तो अम्ल कमजोर होगा, तो परबल भस्म प्लस दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करेगा, तब ये लवण बनेगा, तो ये लवण मेरा भास्मिक लवण बनेगा बच्चे, भास्मिक लवण बनेगा। क्लियर है ये बात, सिंपल सी बात थी ये, ठीक है। और भास्मिक लवण बन गया तो यानी इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अब देखो हम ना इस चैप्टर में अब ज्यादा बेसिकली कुछ है नहीं, अब हम लवण पे आ गए, और लवण के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट लवण है ना उसको अगर हम पढ़ लेते हैं, तो ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये मेरा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट लवण है ये मेरा ये है, देखो यहाँ जैसे कि खाने का सोडा का फार्मूला होता है NaSCO3, धोने का सोडा का होता है Na2CO3, जिप्सम का होता है CSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है COSO4 ½ विरंजक चून का CaOCl2, बुझा हुआ चूना का CaOH2 और संगमरमर का कितना CaCO3, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे तो हमें यानी कि ये पढ़ना है, ये जितने भी लवण है तो हमें एक बार पढ़ना है साधारण नमक के बारे में कि साधारण नमक क्या होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इसके क्या यूज है, जो भी पढ़ेंगे इसके गुण और यूज पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा कास्टिक सोडा बारे में पढ़ना है कि कास्टिक सोडा क्या होता है। इसके बाद हमें खाने का सोडा पढ़ना है हमें सोडियम खाने का सोडा का यूज पढ़ना है, गुण पढ़ना है, बनता कैसे है। इसके अलावा हमें वाशिंग सोडा के बारे में पढ़ना है कि वाशिंग सोडा बनते कैसे हैं। इसके बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण पढ़ना है बच्चे, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बस चैप्टर हमारी खत्म हो जाती है, तो बेसिकली मैं आपको ना ये जितने भी फार्मूले लिखे हैं, ये मैंने जितने भी फार्मूले लिखे हैं, तो ये सारे फार्मूले ना आपको याद भी करवा सकता हूँ, बट इसके लिए मैं एक अलग से सेशन बना दूंगा, 15 या 10 मिनट का होगा, जिससे मैंने सारी चीज़ याद कर पाए, तो ये भी याद करवा सकते, ठीक है। बट हम इसके लिए एक अलग सेशन बनेंगे। बाकी आप स्पेशल क्लास कभी भी मेरा ज्वाइन करोगे, स्पेशल क्लास, तो स्पेशल क्लास में आपको डेली आपको क्या होगा, जब भी आप चाहे पूछ सकते हैं। स्पेशल क्लास मैंने ये बात कई बार बताई। अनअकैडमी यूपी बोर्ड चैनल में, अनअकैडमी यूपी बोर्ड में क्लास 10 में मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ, मैथ का भी और साथ के साथ साइंस का भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो हम लोग इसको आप याद कर लेना। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सभी लवण के बारे में, देन हम लोग की चैप्टर क्या हो जाएगी, ओवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक, देखिए बच्चे, साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl, और इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक बोलते हैं। देखो हमारे देश में ना, हमारे देश में जो हमारे भारत महान देश है, उसमें 95, ये पहले पढ़ना था, ये बनते कैसे है, ठीक है। चलिए, बनते कैसे, आपको बताया था कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, बताया था, पूरी दुनिया में सभी को पता होगा कि अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो लवण जल बनेगा। अच्छा, ये बात, तो आप मुझे बताओ कि HCl एक अम्ल है और NaOH एक भस्म है, ये अभिक्रिया कर लेगा क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा NaCl और H2, और इस NaCl और NaCl को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक नहीं बोलते हैं, बोलते ना, है ना। तो ये साधारण नमक है बच्चे, ठीक है, साधारण नमक, ये वाली चीज।
तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर हमें साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे साधारण नमक का फॉर्मूला क्या दिया गया है, तो साधारण नमक का फॉर्मूला दिया है NaCl। तो यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोक्लोरिक अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे NaOH है और यहाँ पे HCl है, ये अभिक्रिया कर लेगा तो NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ है हमारे देश में ना, हमारे देश में 95% साधारण नमक, हमारे देश में 95% साधारण नमक जो होता है ना, समुद्र जल के, समुद्र में जल वाष्प बन के इस टाइप का बन जाता है, समुद्र जल के वाष्पीकरण से मिलता है। हमारे देश में 95% साधारण नमक समुद्र जल के वाष्पीकरण से मिलता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेंधा नमक, काला नमक, यानी ये वाली नमक जो नीचे यहाँ आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट। ठीक है, ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सेंधा नमक या काला नमक। ठीक है, यहाँ पे ये क्या किया जाता है बच्चा पार्टी, सेंधा नमक, काला नमक, ये हमें जमीन को खोद के प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जमीन को खोद के प्राप्त किया जाता है। और इसमें लाल मिट्टी के कण होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लाल मिट्टी के कण होते हैं, इसलिए इनका रंग जो होता है ना हल्का लाल भूरा होता है, लाल भूरा होता है। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन नमक जो होता है ना, आयोडीन नमक, तो ये जो होता है ना हम लोग अभी यूज करते हैं आयोडीन नमक, तो साधारण नमक में थोड़ा सा Ki या KiO3 मिला देंगे, साधारण नमक में थोड़ा सा Ki या KiO3 मिला देंगे तो ये मेरा आयोडीन नमक बन जाएगा। पहले जमाने में लोग साधारण नमक NaCl ही खा लेते थे, आयोडीन नहीं मिलते थे, KiO3 नहीं मिलाते थे, तो आयोडीन की कमी से घेगार नामक रोग होती थी। देखो घेगार नामक रोग इस टाइप का होता था। बट अब हम लोग साधारण नमक नहीं खाते, हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, यानी साधारण नमक में KiO3 मिला हुआ रहता है तो आयोडीन नमक खाते हैं। तो अब हम लोग को घेगा रोग नहीं होती क्योंकि आयोडीन की कमी ही नहीं है। अब देख लेते हैं कि इसका क्या क्या यूज है जिंदगी में। ठीक है, साधारण नमक के, तो साधारण नमक का यूज देखो, इसका उपयोग हो जाता है हम लोग भोजन में इसका उपयोग करते हैं, अचार को प्रिसेप्टिव में, परिरक्षण में, अचार खराब न हो इसके लिए, साबुन में इसका उपयोग किया जाता है, उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है, NaCl नाम है तो क्लोरीन में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी कि इसका ये होता है बच्चे, अगर 10H2O लगा दे तो वॉशिंग सोडा में इसका यूज होगा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा सभी में इसका, यानी कि आगे जितने भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं नमक का यूज, NaCl का यूज होगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेट्स डिस्कस बच्चे कि कास्टिक सोडा क्या होता है, कैसे बनता है। मैंने अभी बताया आपको कि साधारण नमक का सभी जगह यूज होता है, तो ये बेसिकली बनता है आपका, ये बेसिकली कैसे बनता है, तो ये बनता है बच्चा पार्टी, इसको NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या, पूरी दुनिया बोलती है, NaOH को क्या हम लोग बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा यानी इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। ठीक है, देखिए जरा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग अगर डिस्कस करें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा क्या होता है। मैंने कहा था ना कि साधारण नमक का हमेशा यूज होगा NaCl, तो ये बनाया जाता है क्लोर एल्कली विधि द्वारा, क्लोर एल्कली विधि द्वारा। क्लोर एल्कली विधि द्वारा क्या बनाया जाता है, कास्टिक सोडा। इसमें सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, सोडियम से विद्युत धारा, तो Na हो जाता है प्लस पे और Cl हो जाता है माइनस पे। तो Na मेरा अलग हो गया, तो इस Na में और पानी मिला दिया जाता है, पानी जल मिला दिया जाए H2O, तो ये मेरा NaOH इसी तरह से प्राप्त। देखो यही चीज यहाँ पे लिखा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। क्लोर एल्कली विधि में सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl,
NaCl लेते हैं, उसके जलीय विलयन में करंट पास कराया जाता है, विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, यानी इसको तोड़ा जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से Na+ हो जाता है, Cl- हो जाता है। Cl- को छोड़ देते हैं, Na पर क्या होता है, Na जो होता है धातु कैथोड पे होता है, इसमें और जल से अभिक्रिया कराते हैं, NaOH प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है। एक चीज यहाँ पे आपके मन में उठता होगा, सर जी इसमें कलोर एल्कली विधि इसको क्यों कहे, क्योंकि इसको कलोर एल्कली विधि, इसमें कलोर का मतलब होता है बच्चा पार्टी क्लोरीन, कलोर का मतलब होता है क्लोरीन, एल्कली का मतलब होता है ग्रुप 1 के एलिमेंट। एल्कली का मतलब होता है क्या, ग्रुप 1 के एलिमेंट। ग्रुप 1 में ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब है ना, तो इस सब को बोलते हैं अल्कली। तो इसमें सोडियम भी है ना, तो क्लोरीन और अल्कली मेटल सोडियम का यूज है, इसीलिए इसको क्लोर एल्कली मेटल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखो साबुन अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब रिएक्शन को फास्ट करना या स्लो करना। जैसे आप जला रहे हो कोई लकड़ी जला रहे हो, तो वो जल्दी नहीं जल रहा, पेट्रोल दे दो जल्दी जल जाएगा, यानी वो अभिकर्मक है, यानी किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना या स्लो करना, ये अभिकर्मक काम, तो ये इसका यूज होता है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग डालडा बनाने में, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, अमोनिया बनाने में। क्लोरीन का उपयोग बोलो बच्चे, तक कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में, कीटाणुनाशक के कारण सूर्य जल में, और विरंजक चुन। ठीक है, तो ये इसका यूज था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खाने की सोडा। तो ये बनता कैसे है, तो ये बनता है मेरा अमोनिया सोडा विधि द्वारा, अमोनिया सोडा विधि। फार्मूला क्या होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही खाने का सोडा बोलते हैं, NaH। अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि यानी NaH, अमोनिया सोडा विधि यानी कहीं ना कहीं अमोनिया का यूज होगा। देखो अमोनिया सोडा विधि नाम है ना इसका, और मैंने कहा था इसमें साधारण नमक हमेशा यूज होगा था, कहीं ना कहीं अमोनिया का यूज होगा, तो NH3। और सोडियम पानी यानी कि नमक का यूज होगा, और सोडा मतलब जल ले लो, लिक्विड वाले। ठीक है, तो यानी देखो ये बनता है अमोनिया सोडा विधि, इसमें अमोनिया लेते हैं और नमक लेते हैं यानी सोडियम क्लोराइड, उसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं। तो अमोनिया गैस के अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अमोनिया गैस लेंगे सबसे पहले, तो NH3 सॉरी, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या लेंगे बच्चे, सबसे पहले लेंगे अमोनिया NH3, फिर सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन यानी H2O में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने पर हमें अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा। देखो एक चीज मैंने आज ही आपको बताया कि NaCO3 धातु के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रहते हैं, उसका गुण क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये क्षारीय है यानी ये बेसिक है। ठीक है, इसी क्लास में मैंने आपको बताया, तो ये क्षारीय है, तो यानी ये इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा, इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। ठीक है, और ये क्षार है, तो अभिक्रिया किससे करेगा, तो अभिक्रिया करेगा अम्ल से, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया कर लेता है, तो ये लवण जल बना लेता है, लवण जल बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये अम्ल से अभिक्रिया करा लेता है, अम्ल से अभिक्रिया को उदासीन करता है, लवण जल बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड। NaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बहुत से अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, NaCO3 को गर्म करते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 बन जाता है। ठीक है, NaCO3 को गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है बात, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बट आप याद ये भी रखिएगा कि Na2CO3 को कार्बन डाइऑक्साइड को जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, तो ये वाली चीज़ इधर बन जाती है, NaSO3 होता है। तो इधर वाली अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं चैप्टर 1 के हिसाब से, और इधर को हम लोग बोलते हैं संयोजन। तो ये बात है। ठीक है, सोडियम। अब देखते हैं इसका क्या यूज है, तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। देखो बच्चे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग चीज़ें होती है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग चीज़ होती है, इस बात को आपको समझना होगा। देखो बेकिंग पाउडर क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है, लेट मी चेक।
देखिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चे, और यहाँ पे है बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा होता है NaSO3, जिसका नेचर जो होता है ना वो एक क्षारीय होता है, और इसमें थोड़ा सा सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं, सिट्रिक अम्ल, आई थिंक सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं, सिट्रिक टार्टिक, एक बार कंफर्म कर लेना, सिट्रिक अम्ल मिला देते हैं। तो यानी ये क्षारीय था, अब इसमें थोड़ा सा अम्ल मिला दिए तो ये उतना क्षारीय नहीं रहा। बट सोडा है ना, यानी अम्लीय है, लेकिन ये क्षारीय, ये अम्लीय क्षारीय की मात्रा जो बेसिक ज़्यादा था वो कम हो गई, ये बेकिंग पाउडर बन गया। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, पाउडरेटिव केक को मुलायम स्पंजी बनाने में, कभी कभी पेट में गैस बन जाती है, तो ये गैस एसिड बढ़ गया, तो यानी कि NaSO3 यानी बेकिंग सोडा देंगे तो सही हो जाएगा। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है और रसोई घर में कभी कभी ज़्यादा खाना। देखो खाने का सोडा का यूज आप देखोगे एक चीज़ तो खाने से रिलेटेड ही है। जैसे बेकिंग पाउडर हम खाने में यूज करते हैं, पाउडर केक खाते ही है, ज़्यादा जल्दी बनाना है खाना को तो जल्दी बनाने में, खाते खाते गैस बन गई तो पेट की अम्लता। बस एक चीज़ है कि अग्निशामक, खाना बनाने के लिए अग्निशामक, खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारी यूज है। बट एक चीज़ है जो आपकी अलग हो गई, अग्निशामक यंत्र में भी क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ। ठीक है, आगे की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे है धोने का सोडा। अब हम लोग है यहाँ पे धोने का सोडा है बच्चे, एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं धोने की सोडा की। ठीक है, धोने का सोडा क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O को हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं। इसे भी हम लोग अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाता है। अमोनिया सोडा विधि में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश करते हैं, तो NH4 अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या मिलता है मुझे, अमोनियम क्लोराइड मिलता है, और साथ साथ ये मिलता है बेकिंग सोडा। मैंने आपको बोला था बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे, NaSO3 को गर्म करेंगे तो ये बन जाता है Na2CO3 और H2 और CO2। तो इसको गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो Na2CO3 CO2 और H2O बन जाता है। अब इसको पानी के साथ रवाकरण दर्द के साथ धोया जाता है तो हमें धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये है धोने की सोडा। ठीक है, अब देखो धोने का सोडा का गुण, तो ये धातु के कार्बोनेट है तो ये विलयन क्षारीय होगा, क्षारीय होगा तब pH मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, ये क्षारीय है तो अभिक्रिया करेगा अम्ल से, लवण जल बनाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, कोई बात ही नहीं है। NaCO3 को, इसमें पानी है, अगर इसमें गर्म करेंगे Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O को गर्म करेंगे तो ये पानी जो है ना हवा से उड़ जाएगी, सिर्फ Na2CO3 बन जाएगा। तो इसको बोल देते हैं अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अनार्द्र सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कभी Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें पानी है, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें 10H2O पानी है। अगर इसको अगर हम गर्म करेंगे, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये पानी खत्म हो जाएगा बच्चे, और ये पानी अगर खत्म हो जाएगा ना तो इसको अनार्द्र Na2CO2 बोलते हैं। तो Na2CO3 10H2O में से पानी का रिमूव होना हमारा उत्पुलन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चे, उत्पुलन कहलाता है। Na2CO3 को हवा में छोड़ेंगे तो ये रवाकरण के हाइड्रेट साल्ट है वो त्याग देते हैं, उसको उत्पुलन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्पुलन कहते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब वाशिंग सोडा का यूज देखते हैं क्या क्या है। तो पहला यूज इसका है कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज है प्रयोगशाला के अभिकर्मक में। अभिकर्मक आप समझते हो कि रिएक्शन को फास्ट करने में। धोने का सोडा धोने से रिलेटेड है। कपड़ा धोने में, कपड़ा धोने के लिए क्या चाहिए, साबुन अपमार्जक। तो साबुन अपमार्जक बनाने में कभी कभी जल हार्ड हो जाते हैं तो जल के अस्थायी खारापन दोनों। एक चीज़ है कि प्रयोगशाला का अभिकर्मक है, तो दोनों में एक चीज़ है, उसमें अग्निशामक यंत्र में, इसमें प्रयोगशाला के अभिकर्मक है। तो ये धोने का सोडा का यूज है। आगे अब हम पढ़ लेते हैं विरंजक चूर्ण बच्चे। विरंजक चूर्ण क्या होता है, विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2, और इसमें शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 का यूज होगा। देखो CaOH2 को, ठीक है, CaOH2 को 40 डिग्री, ठीक है, मतलब 1/40 नहीं करेंगे, सीधा 40, CaOH2 को
एकदम 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ गर्म किया जाता है तो मेरा विरंजक चूर्ण बन जाता है और हमें जल मिलता है। फिर जल को अलग किया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण में क्लोरीन है तो क्लोरीन की गंध आएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। विलेजन चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन बना लेता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और H2 और Cl2 बनाता है। इसका यूज देखिए, ये कीटाणुनाशक में यूज होता है, कपड़ों को विरंजित करने में और क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, आगे की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, इसके बाद मेरा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है। तो बच्चे ये देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो ये CaSO4 है ना और हाफ H2O। तो मैंने आपको बताया कि एक जिप्सम होते हैं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम की दो चीज़ें होती है, एक जिप्सम और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये देखिए CaSO4, ठीक है, इंटू 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और CaSO4 इंटू हाफ H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चे। ठीक है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। चलिए, तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O को। तो ये 2H2O में से ना एक हाफ H2O खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये CaSO4 हाफ H2O ही बनता है, ठीक है, यानी 3.2 खत्म हो गया, 1.5H2O खत्म हो जाता है। तो ये CaSO4 इंटू 2H2O को गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है बच्चा, CaSO4 इंटू हाफ H2O बन जाता है। और हाफ H2O ये बेसिकली हाफ H2O है, अलग तरीके से लिखा गया है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में मिला दिया जाता है तो ये ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग घर को पेंट करने में किया जाता है। आपने POP घर में किया होगा, तो POP का मतलब ही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पेंट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है बट हम पेंट करते हैं, कह देते हैं, ठीक है। इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, चिकित्सा में, घर को पेंट करने में, और कभी कभी यानी कि कभी कभी जो होता है ना, घर में ना पानी नहीं आया, ठीक है, तो ये पानी नहीं आने के लिए उसमें वाटर प्रूफ के लिए इसका यूज किया जाता है, मूर्ति बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें कि इसके अलावा हम लोग बात करें कि जलयोजित लवण, अनाद्र लवण और सार लवण क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जिसमें रवाकरण के जल प्रेजेंट होते हैं ना, जिसमें रवाकरण के जल प्रेजेंट होते हैं उसको जलयोजित लवण कहते हैं, ठीक है। मतलब आपको मैं ये कह रहा हूँ, आपको मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, ठीक है, कि यहाँ पे ये आप समझो कि CuSO4 इंटू 5H2O है, CuSO4 इंटू 5H2O, और ये Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O। तो इसमें ऑलरेडी देखो इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू विट्रॉल कहा जाता है, नीला होता है ये वाली। जब इसको कुछ देर हवा में रखोगे ना तो ये व्हाइट कलर के हो जाएंगे, व्हाइट कलर के हो जाएंगे। अब फिर इसमें पानी दोगे ये ब्लू हो जाएगा। तो इसमें यानी ये वाटर जो होता है ना, गर्मी देंगे ये वाटर रिमूव हो जाएगा। तो जिसमें रवाकरण, जो वाटर हमें दिखेंगे नहीं बट उसमें होते हैं, उसे रवाकरण का, तो जिसमें हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं, रवाकरण के जल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जलयोजित लवण। और जिसमें रवाकरण के जल नहीं होते हैं, जैसे CuSO4 5H2O, तो इसको हम बोलेंगे जलयोजित लवण। बट CuSO4 और सिर्फ रहे तो इसको बोलेंगे अनाद्र लवण, यानी अनहाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है। तो इधर के जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे जलयोजित लवण है, और इसमें से 5H2O, 10H2O या जो भी है अलग हो गए, तो इसको अनाद्र लवण बोला जाता है। अब ये चीज़ है, डिलिस्क्वेंट साल्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में बहुत प्यारा सी चीज़ है यार, डिलिस्क्वेंट साल्ट, ठीक है। इतना प्यारा है ना, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी, बट टेंशन मत लो आप, मैं हूँ ना, आपको ये भी समझा दूंगा, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है बेसिकली।
ठीक है। बेसिकली सही में कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं होता। अगर आप सीखना चाहोगे तो ये सारा चीज़ आसान है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात कर ली कि जल योजित लवण क्या होता है, अनाद लवण क्या होता है। तो जल योजित लवण क्या होते हैं बच्चे, और अनाद लवण क्या होते हैं। जल योजित लवण ये होता है जिसमें H2O प्रेजेंट होते हैं रवाकरण के, यानी जो दिखेंगे हमें बट दिखेंगे नहीं बट उसमें होते हैं। जैसे CuSO4 है, FeSO4 है और इसके साथ 5H2 है, तो ये रवाकरण के जल इसमें प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं जल योजित लवण। जल योजित लवण। अगर इसमें 5H2O नहीं रहता, अनाद्र लवण, अनाद्र लवण। ठीक है, देखो एक चीज मैंने आपसे बताई थी, एक चीज मैंने बताई थी आपको, ठीक है, कि ठीक है कि Na2CO3 और इसमें 10H2O हटा दो और Na2CO3 और आपने 10H2O को रिमूव कर दिया, तो इधर वाले को बोलते हैं आप जल योजित लवण। बट इधर जो हो गया ना, इसको आप बोलेंगे अनाद्र लवण। अरे अनाद्र लवण, बहुत सुंदर बात है ना, इसमें प्रेजेंट है वाटर, जल योजित लवण हाइड्रेशन, इसमें प्रेजेंट नहीं है अनाद्र लवण। ठीक है, अनाद्र लवण। अब ये कहानी पे यहाँ आ जाएगी ना बात कि इसको जल योजित लवण और इसको अनाद्र लवण कह देंगे। लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा था कि Na2CO3 में से 10H2O अगर हट जाएगा तो इसको उत्फुल्लन कहते हैं। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सिर्फ इसी के लिए है कि सोडियम कार्बोनेट और 10 इसमें से 10H2O हट गया तो ये अनाद्र लवण जल योजित लवण कहलाएगा। लेकिन बेसिकली अगर सोडियम, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट, यानी सिर्फ इसी के लिए अगर इसमें से ये 10H2O हट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, Na2CO3 और ये बनना, ये उत्फुल्लन कहलाएगा। लेकिन इसमें अगर यहाँ पे है कॉपर सल्फेट और 5H2O, इसमें अगर है तो ये जल योजित लवण, और इसमें से अगर हट जाएगा तो अनाद्र लवण। बट इसको उत्फुल्लन नहीं कहेंगे, उत्फुल्लन सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, ये बात है। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं डिलिस्क्वेंट साल्ट के क्या होते हैं। देखो कुछ लवण जो होते हैं ना, उनको जल से इतने लगाव होती है ना कि वो जल को छोड़ना नहीं चाहते यार, नहीं छोड़ के जाएंगे, ऐसे वाले सीन होते हैं। ठीक है, डिलिस्क्वेंट साल्ट यानी कुछ लवण ऐसे होते हैं इनको जल से बहुत ज्यादा लगाव होते हैं। लगाव किस टाइप का वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने ना कैल्शियम क्लोराइड रखा, कैल्शियम क्लोराइड की पाउडर रखा अपने घर में। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की पाउडर रख लिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा बीकर था उसमें रख लिया। कुछ देर बाद मैंने खेलने गया, 4-5 दिन बाद घूम के आया तो मैं देख रहा हूँ कि इस बीकर में जो था ना, बीकर में ना जो हाँ मैंने पाउडर रखा था कैल्शियम क्लोराइड की, उसके जगह किसी ने पानी रख दिया। अब गुस्सा आया, ठीक है, मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला। सेकेंड टाइम क्या करा, फिर से कैल्शियम क्लोराइड रखा CaCl2, और इस बार मैं मार्केट चला गया और घूम के आता हूँ, फिर देखता हूँ 4-5 घंटे के बाद ये कैल्शियम क्लोराइड जो मैंने पाउडर रखा था वो पानी बन गया। अब गुस्सा आ गया बच्चे, अब तीसरी बार जो है अगले मॉर्निंग में मैंने फिर से कैल्शियम क्लोराइड रखा और मैं वहीं खड़ा रहा, कहीं भी नहीं गया। 4-5 घंटे के बाद मैं देखता हूँ तो ये कैल्शियम क्लोराइड की जो पाउडर है ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं, पानी बन गए। वो धीरे धीरे क्या हो गए, ऑटोमेटिक पानी बन गए बच्चे। मतलब समझ रहे हो कि हवा में आपको पता है नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सल्फर होते हैं, ह्यूमिडिटी वाष्प भी होता है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, उसको जल से इतना ज्यादा लगाव था कि हवा में से पानी को क्या करना, पसीजने लगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने लगा। तो ऐसे लवण को हम लोग बोलते हैं सॉरी, ऐसे लवण को हम लोग बोलते हैं बच्चे परसवेड लवण। ऐसे लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, परसवेड लवण, डिलिस्क्वेंट साल्ट, डिलिस्क्वेंट साल्ट। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत सुंदर सी बात है। ऐसे लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, डिलिस्क्वेंट साल्ट बोलते हैं बच्चे। तो कुछ लवण जो होते हैं ना, जल के इतने अधिक प्रीति होते हैं, उसको कुछ देर हवा में छोड़ देने तो वायु से जल वाष्प को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे लवण को क्या बोलते हैं, परसवेड लवण और डिलिस्क्वेंट साल्ट बोलते हैं। MgCl2 और CaCl2 है ना, डिलिस्क्वेंट साल्ट का होता है। ठीक है, तो ये चीज है।
अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके घर में सॉल्ट होगा, नमक को आप कुछ देर धूप में छोड़ दोगे ना, धूप में छोड़ दोगे, धूप में रहेंगे, नमक को सूखने के बजाय आप देखोगे कि वो नमक जो होगा ना वो चिपचिपा होने लगता है। खाली हवा में छोड़ दो ऐसे भी तो नमक को जो है ना चिपचिपा होने लगा। तो ये चिपचिपा क्यों होने लगा? क्योंकि नमक में जो अशुद्धिया के रूप में क्लोराइड है ना, वो क्लोराइड क्या करती है, हवा को, पानी को इतना अधिक लगा उससे वो पानी को उसमें एब्जॉर्ब करने लगता है, इसीलिए नमक चिपचिपा होने लगता है। इसी को बोलते हैं डिलेस के अनुसार। अब देखो ये चीज आप देख रहे हो ना, ये उत्फुलन कहलाता है, ये मेरा इफ्लोरेसेंस कहलाता है। देखो सोडियम कार्बोनेट 10H2 में से अगर हम 10H2O को हटा देंगे तो ये मेरा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन जाता है, ये उत्फुलन है। देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जब घर बने होंगे ना तो ये ऐसे होंगे, कुछ दिन के बाद देखोगे इसमें व्हाइट टाइप की, इस टाइप की छूटने लगती है। तो ये बेसिकली क्यों छूटते हैं? तो इसमें पहले 10H2O था जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, बट जैसे इसको हीट लगा, जैसे इसको धूप लगा तो ये 10H2O क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब यही प्रोसेस तो मेरा क्या कहलाता है, उत्फुलन या इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी बच्चे, ठीक है। और ये अगर आपकी मेरी क्लास अच्छी लगी है तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं कर दीजिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह का वन शॉट सारे चैप्टर का लेके आऊँगा, ठीक है। और अभी अगर ये सेशन आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है बच्चे, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर में, लिंक दिया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, डाउनलोड कर लीजिए। ये कोड लगा दीजिए आप किसी भी फ्री स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए, ठीक है। शंभू यूपी 10 लाइव कोड लगा के आप मेरा सारे अप्लेस के स्पेशल क्लास पढ़ देते हैं। स्पेशल क्लास में मैं आपको मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है बच्चे, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर iOS स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाय बाय बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना।